शांत शुरुआत के बाद गिरावट और गिरावट के बाद शानदार रिकवरी और रिकवरी के बाद फिर से तेज गिरावट, यानी कि आज दिन भर बाजार में अब तक उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। ग्लोबल संकेत हैं कमजोर, बचा है आखिरी 1.5 घंटा। क्या कुछ वाकई में रिकवरी होगी या फिर रहेगा दबाव? कैसा रहेगा बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड और क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है भरपूर, कहाँ है कमाई के मौके, सब जानेंगे सर और हमारे गेस्ट पैनल के साथ। चलिए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। सर गुड आफ्टरनून। इससे पहले कि मैं आज सिर्फ आफ्टरनून ही बोलूंगा, गुड जैसा मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा। होपफुल भी नहीं रहना है। नहीं ठीक, होपफुल तो ठीक है, थोड़ा रहना है, लेकिन मतलब वही वाली बात है। चलिए लेन देन, आज का कीवर्ड यही है, लेन देन। लेते रहें देते रहें, लेते रहें देते रहें। तो सर आज की बड़ी बात है। बड़ी बातें यही है कि देखिए बाजार दिन भर कमजोरी के साथ तो कारोबार कर रहा है, लेकिन उठापटक भी पूरी होती दिख रही है। अब है 150 अंक नीचे निफ्टी इस वक्त, और बैंक निफ्टी करीबन 500 अंक नीचे है, और सेंसेक्स भी करीबन इतने 4.5। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर गिर रहे हैं, दोनों एक साथ बराबर पॉइंट्स में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज गिरावट होती दिख रही है। आज अच्छा खासा साइजेबल करेक्शन एक बार दिग्गजों के बाहर निकल कर आता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स कहीं कोई रिकवरी के संकेत दे नहीं रहे, और अब 250 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिखेगा। और यूरोप के बाजारों में भी कारोबार कमजोरी की तरफ ही है, लेकिन है मिला जुला, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। शांत से कारोबार करने के मूड में, वेट एंड वॉच वाले मूड में ज़्यादा आपको यूरोप के बाजार भी इस वक्त नजर आएंगे। ये अब तक का आपके लिए पूरा का पूरा रुझान है। फुटसे अभी भी हरे निशान में, सरप्राइजिंगली कैक और डेक्स थोड़ा लाल निशान में, 0.1% के आसपास की कमजोरी। तो नया मुझे लगता है कि जितने बाहर के बाजार कमज़ोर हैं, हम भी कमोबेश उतने ही कमज़ोर हैं। आधा से 0.1% की कमजोरी हमारे यहाँ भी दिख रही। तो हम भी ग्लोबल के साथ साथ बस अपना दिमाग नहीं लगा रहे। तो सर इसको कैसे माना जाए, मतलब इसको क्या पॉजिटिव तौर पे देखें कि एक दायरे को ही पकड़ के बैठा है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है? क्या लग रहा है, कंटेन हो गई है, जितना होना था हो चुका है, या अभी भी प्रेशर हो सकता है? देखो आज है ना, ये सेलिंग प्रेशर से ज्यादा लेक ऑफ बाइंग है। मतलब अभी किसी को लेने का मन ज्यादा है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब क्या आप में अंदर वो फील तो आनी चाहिए कि अभी लूँ तो बढ़ जाएगा तुरंत, या कल मैं खरीदूंगा तो महंगा लेना पड़ेगा। तो वो तो फीलिंग किसी को आ नहीं रही कि भाई अब देखते ना, हाँ कहाँ जाने। सबसे बड़ी चीज़ क्या, कौन सा भाग जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि कल शुरू हुआ आज खत्म। लेकिन हम पैनिक नहीं कहेंगे, वी विल नॉट कॉल इट। पैनिक तो नहीं है। हाँ। पैनिक तो इसलिए नहीं कि हमारे बाजार मजबूत है। पैनिक क्यों नहीं है? पैनिक इसलिए नहीं है कि सबको पता है प्रॉब्लम उनकी, हमारा क्या लेन देना, है ना? लड़ लेंगे थोड़े दिन आपस में, फिर जो करना होगा ये करेंगे, आपस में देखेंगे जैसे रशिया यूक्रेन कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो इफेक्ट हमारे पे आता है, इम्पैक्ट आता है, वो तो आना ही है। सो लॉन्ग टर्म तो सबको पता है, आपको मुझे सबको पता है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि इजराइल और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। एक्सेप्ट हमें कच्चा तेल हमें ना मंगाना हो तो हम सोचे भी ना कि कुछ हुआ है। वैसे ऊपर से आपको बता दूं 89 सुबह 6:45 बजे गया था, वहां से $2.5 करेक्ट हो गया। करेक्ट हुआ है, आया नीचे। तो कम से कम ये एक अच्छी चीज़ है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म वाले जो मामले में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म थोड़ी चिंताएं हैं, डर है, नज़र रखनी है, सावधानी रखनी है। लॉन्ग टर्म सबको पता कुछ नहीं होने वाला। तो ये आज का ट्रेड जो है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच का मिसमैच है। तो ये सर अभी जो अगला 1.5 घंटा है क्लोजिंग तक, इसमें भी वही लेन देन वाला मामला सेम कोई खास बदलेगा नहीं। मतलब दूसरी बात है कि तेजी की तरफ ज़्यादा नहीं बदल सकता, उसका रीज़न बता दूँ। ऐसे माहौल में ना, एक बार आप शॉर्ट बना के चले जाओ ओवरनाइट, लॉन्ग बना के जाने में ज़्यादा डर लगता है। अच्छा 4-5 बम और गिरा दिए तो, ये कुछ और कर दिया तो अच्छा। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इजराइल खड़े होकर भाषण देगा, हाँ जी हमारी तरफ से युद्ध खत्म, हमारे बोला हाँ जी हम भी ठीक हो गया काम। वो तो होना नहीं है। होगा तो कुछ खराब ही हो सकता है या कुछ ना हो। सो इसलिए माफ़ कीजिएगा, इसलिए मेरा ये समझना है कि थोड़ी सी लोअर और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बाइंग आ सकती है, लेकिन बड़ी रिकवरी आएगी तो ठीक ही है। और अपने भी सुबह यही बात करें, 600-650 सप्लाई जोन है, करेक्ट, वहाँ है तो थैंक यू। 500 के नीचे बाय जोन आता है 435-485, वहाँ है तो थोड़ा लेने का। लेन देन लेते रहो देते रहो। मतलब आज कोई पोजीशन कैरी भी नहीं करनी होगी। जितनी कम रखो उतनी अच्छी नींद आएगी, और जितनी कम पोजीशन उतने ज्यादा पैसे बनने के चांस। आप सोचोगे कम पोजीशन में पैसे ज्यादा कैसे बनेंगे? नहीं। उसी में बनेंगे, लगेंगे भी कम और बचेंगे भी ज्यादा और बनेंगे भी ज्यादा। सो क्या होता है कि कम पोजीशन में ना थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो आप होल्ड कर पाते हो। ज़्यादा पोजीशन में फिर क्या वो छूट जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो इसलिए इस तरह के माहौल में, ये माहौल ऐसा नहीं होता जब आपको पोजीशन बड़ी लेके जानी चाहिए। देखो ना आराम से, जिनको इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है, उनके लिए आने दो 4300-4300-800 की रेंज। बैंक निफ्टी की थोड़ी बहुत आता है, हल्का फुल्का वहाँ ले लीजिए। जो निफ्टी में लेना चाहते हैं और फिर उनके लिए बढ़िया हुई है।
19,250 19,350 की रेंज में आता है आजकल में कभी भी, तो वहाँ लेना है तो हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या, आराम से लीजिए। और स्मॉल कैप मिड कैप को भी लेके अभी थोड़ा शांति, ओके थोड़ा सा रुकिए। ठीक है। हाँ, मतलब आराम से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो पहले वाला हाल नहीं है कि सुबह लिया तो शाम को ऊपर ही बिकेगा, आज लिया तो कल ऊपर ही बिकेगा, इस हफ्ते लिया तो अगले हफ्ते ऊपर बिकेगा, वैसा नहीं है मामला। सो आराम से लो, भाव से लो, पसंद करके लो, और स्पेशली 2 चीज़ों में सावधान रहो। एक, जिन शेयरों में थोड़ी एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा है वो दिग्गजों में मिलेंगे। बी, वो मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर जिनके पी मल्टीपल 70-80 के ऊपर है, अच्छा 2 में अपने अभी नहीं खरीदना, ठीक है। बस। बाकी कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। क्या नहीं करना वो पक्का कर लो। एक, जहाँ एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा वहाँ नहीं लेना। 2, मिड कैप शेयरों में जहाँ पे पी मल्टीपल 60, 70, 80, 90, 100 टाइप्स है, महंगे जिसको कहते हैं अपने, ओके वो नहीं लेना। बस बाकी आपकी जो मर्जी है करो। ओके चलिए, तो बहुत घबराहट वाली बात नहीं है, लेकिन पोजीशन कम से कम रखें, बड़ी पोजीशन बनाने से बचें। और सर ने जो कैटेगोरिकली बताया है 2 चीज़ें जो आपको नहीं करनी, प्लीज़ उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेकिन और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी है, तो रिसर्च टीम हमारी तैयार है। कल के इवेंट्स पर, ट्रिगर्स पर पूरी डिटेल लेने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ नज़र रखनी है और क्या कुछ हो रहा है? गुड आफ्टरनून नेहा। आप देखिए, ऑफ कोर्स इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उस पर तो नज़र हमारी सबकी बनी रहेगी, पर साथ साथ जो नंबर्स आने वाले हैं आज। कल क्या ट्रिगर है, कल क्या है उनका, क्या कल व्हाट इज शेड्यूल? सर ये तो हर मोमेंट हर पल की खबर है, आप तो मतलब हमेशा जैसे बताते भी हैं जो कल भी इसका update- मैच है, कल इसके बीच में मुकाबला है, कल इनका भी तो मुकाबला ही है ना। मुकाबला चल ही रहा है। ये तो सैटरडे से मुकाबला कहाँ कैसे खेला जाएगा कुछ। तो कल का सबसे बड़ा ट्रिगर कुशल की तरफ से इस युद्ध को। जी कुशल, बताइए। जी, तो इसके साथ साथ आपको कैश सेगमेंट में जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, जिसमें हमारे मार्केट के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, केपीआई ग्रीन एनर्जी और आईडीबीआई बैंक के विनिवेश पर आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक अभी जारी है। तो फैसला जो है, इनफैक्ट इसके फैसले का इंतजार रहेगा, तो देखना है कि क्या डिसीजन निकल कर आता है। जहां तक कल का सवाल है, जीएम ब्रेवरीज ये अपने दूसरी तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। इसी से ही इनफैक्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी, और पूंजी जुटाने पर स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर भी नजर रखिए। एक्स डेट रहेगी गुजरात हेमिस बायोसिन और थेमिस मेडिकेयर के स्टॉक स्प्लिट की, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो मीटिंग हुई थी उसके जो मिनट्स हैं वो भी जारी होते हुए दिखेंगे कल के दिन में। 11 अक्टूबर बुधवार, नंबर्स के लिहाज से ऑफ कोर्स बाजार का हेवीवेट दिग्गज टीसीएस ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा, और एफ&ओ स्पेस से डेल्टा कॉर्प के भी नंबर्स आएंगे। दोनों ही मार्केट पोस्ट मार्केट आने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। कैश स्पेस से प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया, सामी होटल्स, सिग्नेचर ग्लोबल और जाइगल प्रीपेड ओशन, इनके जो Q1 नंबर्स हैं वो आपके सामने आते दिखेंगे। प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया के Q2 नंबर्स आएंगे। टीसीएस यहाँ पर नतीजों के साथ साथ बायबैक पर बोर्ड बैठक भी होने वाली है, और केपीआई ग्रीन एनर्जी यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। शक्ति पंप्स यहाँ पर सब्सिडरी शक्ति ईवी मोबिलिटी में करीबन 114 करोड़ के निवेश पर कंपनी विचार करेगी, और मेड प्लस हेल्थ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। नुवामा वेल्थ पर भी नजर रखिए, ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा 11 तारीख ऑनवर्ड्स, और हमारा मैच होने वाला है अफगानिस्तान के साथ 11 तारीख को दिल्ली में, तो इस पर भी फोकस रखना है। और यूएस के लिहाज से जो उनकी एफओएमसी मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स और उनका जो सितंबर महीने का पीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए अब अरमान से जान लेते हैं कौन सी खबरों पर फोकस करना है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिख रहा है? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस के जो डेटा है वो आते हुए दिखे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो सितंबर में जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 13% बढ़कर आया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ पर जो सितंबर में इनका डेटा प्रीमियम जो है वो लगभग 12% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। बजाज अलियांस, यहाँ पर जो इनका इंश्योरेंस का डेटा देखेंगे तो प्रीमियम जो है लगभग 50% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, वहाँ पर लगभग 30% की बढ़ोतरी, और स्टार हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर लगभग 15% बढ़कर आता हुआ दिखा है। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प पवन मुंजाल पर एफआईआर जो दर्ज होती हुई दिखी है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। इस पे क्लैरिफिकेशन भी ऑलरेडी आता हुआ दिखा है सूत्रों के हवाले से कि ये जो एफआईआर है 2010 से पहले के मामले में जो है ये एफआईआर हुई है, इसके जो मौजूदा अभी जो चल रहा है उससे इस जांच का कोई लेना देना नहीं है।
NFL यहाँ पर LIC ने कंपनी में हिस्सेदारी जो है घटाई है, उनकी हिस्सेदारी 9.3% से घटकर 7.3% हो गई है और ये 10 अगस्त से 6 अक्टूबर के बीच में जो है हिस्सेदारी घटाई गई है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग यहाँ पर कंपनी को लगभग 262 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ब्रिगेड और रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ब्लॉक डील के हिसाब से आप बात करें तो सिर्फ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहाँ पे 11 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें और इन खबरों के दम पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी राकेश जी के साथ जुड़ चुके हैं, वागले साहब और सचिन जी, और उनके साथ है सिद्धार्थ जी, सुमित जी और साथ ही आशु मदान साहब जुड़ने की तैयारी में। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखता है। एक बार सिद्धार्थ जी, मतलब इतने कलर एक साथ सिद्धार्थ जी के, बंसल जी जरा स्क्रीन पर नजर डालें और सिद्धार्थ जी के कलर गिन के बताएं कितने कलर आपको नजर आ रहे हैं। अनिल जी, मैं ना इस कलर मुझे पे तो अनिल जी तीन ही कुछ बोलना कलर चाहता हूँ। जब काफी समय पुरानी बात है अनिल जी, बहुत पुरानी बात है, मैं भी ऐसी एक बहुत बढ़िया सी कलरफुल शर्ट अपनी समझ से डिजाइनर टाइप शर्ट पहन के आया था। अनिल जी, ये बात है जब आप आवाज में थे और उस दिन एक मौका मिला था वो बड़े वाले स्टूडियो में बैठने का। तो आपने बड़े प्यार से बोला मुझको। तो मैं आया तो उसके बाद मेरी वाइफ ने वो शर्ट रिटायर करा दी कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। और सिमिलरली अनिल जी, आप ध्यान दें 2018 में भी मैं एक ब्राइट कलर की अनिल जी टाई पहन के आया था, ब्राइट कलर की ऑरेंज टाई पहन के आया था और आपने बड़े प्यार से कॉम्प्लीमेंट दिया था। और जैसे ही शो खत्म हुआ तो कुणाल जी बोले समझ तो गए होगे आप, ये टाई नहीं पहननी है। तो अनिल जी अब तो अनिल जी मैं उसको अलग तरीके से लेता हूँ। जी सिद्धार्थ जी, आप इतने साफ सुथरे कपड़े जो पहन के आए, इनके बारे में कोई सफाई देना चाहते हैं? जी नहीं अनिल जी, इसको तो मैं कॉम्प्लीमेंट ही गिनता हूँ क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही है और आपको भी समझ बहुत अच्छी है। और कलर सिर्फ तीन ही दिखते हैं, जैकेट, टाई और बैकग्राउंड का। वंडरफुल, वेरी नाइस, स्वागत है आपका। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए बाजारों पर करते हैं फोकस और देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। नितिन जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। कुछ एक ऑप्शन की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी उनकी तरफ से भी आ रही है। लेकिन उससे पहले जो स्टॉक्स एक्शन में आज फॉर चेंज बड़े लंबे समय बाद डेल्टा कॉप आया है एक्शन में। और एक बार में वागले साहब, नहीं डेल्टा कॉप तो बैन में जाने दो, कैंसिल वागले साहब, कैंसिल, डेल्टा कॉप नहीं लेंगे। हम लेंगे आपसे राय मेट्रोपोलिस पर, टॉक ऑफ द टाउन। आज का ये स्टॉक 1505 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, सुबह से बढ़िया मूव में है। और जो दूसरी तिमाही के अपडेट आए उसके बाद से स्टॉक में बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। जरा चार्ट्स देखें सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, नेहा जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, इसके चार्ट्स बहुत ही बढ़िया है, पैटर्न क्लियर है। अगर ये कंडीशनल बाय होगा मेरा 1530 के ऊपर, ये मैं अक्टूबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, अभी 1505 के आसपास है। हाँ, एक ही चिंता है, अगर निफ्टी 19,500 ब्रेक करता है तो शायद ये मूव फिजल आउट हो सकती है। अगर निफ्टी होल्ड करता है या निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करता है तो डेफिनेटली मेट्रोपोलिस आउट परफॉर्म करेगा। 2 से 3 दिन का मेरा 1600 प्लस का व्यू है। 1530 के ऊपर ही एज ए ट्रेड बाय करे। आपका स्टॉप लॉस एक 20-22 रुपए नीचे होना चाहिए। 1600 तक की अपसाइड 2 से 3 दिनों में। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पूरी तरह से मेट्रोपोलिस पर। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर तैयार। नितिन जी बताएं सर, क्या है इरादा? अनिल जी, यहाँ पे 19,500 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 73-74 में मिल रही है। 19,500 की पुट ये करीब एट द मनी पुट ऑप्शन हो गई। और इसका आज का डे लो है 52। आप स्टॉप लॉस रखें इसका 45 का। और फर्स्ट टारगेट होंगे 100 के आसपास और उसके ऊपर निकलती है तो 120 के टारगेट होंगे। डेटा फॉर्मेशन सुबह से मार्केट खुलने के बाद साइडवेज है, बट डेटा धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,500 का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो सकता है। तो हम 19,500 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं 73 के आसपास, 45, टारगेट 100, टारगेट 2 120। ये है 19,500 के पुट। और नितिन जी बताएं इसके अलावा कोई रणनीति बैंक निफ्टी में? ये डेटा वीक है बट हम एक ही ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी हम देख रहे हैं कि डाउन है 130-40 पॉइंट। तो ट्रेड में एक ही होगा। वैसे डेटा वाइज देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव ही डेटा है और बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि नीचे जानी चाहिए यहाँ से। और बैंक निफ्टी हो सकता है
करीब 44,000 का जो लेवल है फ्यूचर्स में वो ब्रेक हो सकता है और करीब 43,850 की तरफ बैंक निफ्टी गिर सकती है। बट ट्रेड के ख्याल से मेरा एक ही ट्रेड है निफ्टी का। ओके, निफ्टी का एकमात्र ट्रेड है, बैंक निफ्टी भी है कमजोर। ये राय आपके नितिन जी की तरफ से। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। जी सर बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, यहाँ पर लॉरस लैब में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था पिछले कुछ दिनों से। काफी समय इसने 395-400 इस पर्टिकुलर जोन में निकाला है, बट एक डिसाइसिव मूव नजर नहीं आई थी। जिस तरीके से अभी तक का डेटा है, प्राइस पे ज्यादा बड़ी मूवमेंट अभी भी हुई नहीं है, बट काफी अच्छे संकेत है कि 400 जैसे ही लेवल निकल जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनलॉक होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉरस लैब में एक लॉन्ग कॉल इनिशिएट किया जा सकता है एट दिस करेंट जंक्चर। स्टॉप लॉस 392.50 पे लगाना है आपको। जैसे ही ये 400 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम होगा 410 तक का। एंड पोजिशनली जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन का टारगेट लगभग अराउंड 425 के आसपास भी प्लेस्ड है। तो खरीदारी करनी है लॉरस लैब्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 392.50 पे लगाना है एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 425। ओके, लॉरस लैब्स फ्यूचर्स पर वो राय आती हुई 392 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 400 पार होते ही 410 एंड इवेंचुअली 425 तक का टारगेट करेगा, इसका इंतजार। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून नया एक सेल कॉल अभी मेरे रडार का है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 620 रुपया, 621 रुपया, 621 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर सेलिंग प्रेशर है। HDFC लाइफ में दबाव देखने को मिल रहा है। कल एक दिन पुल बैक बाउंस बैक के संकेत मिले थे, लेकिन ये वापस से निगेट हो गया और कल का लो और रिसेंट का स्विंग लो ये ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि HDFC लाइफ में यहाँ पे 15-20 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे CMB में बिकॉली करे, जिन्होंने सेल किया है वो लोग अभी होल्ड करे। 630, 631 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 631 के स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ में बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट 611 रुपए का, दूसरा टारगेट 605 रुपए का। 1 से 2 दिनों का व्यू लेके बिकॉली करे 631 के स्टॉप लॉस से 611, 605 के टारगेट से। 611, 605 दो टारगेट के लिए HDFC लाइफ में करें बिकवाली। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से। आइए, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, इजराइल और हमास के बीच में जो बड़ी लड़ाई चल रही है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का ग्राउंड जीरो से ताज़ा हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे सीधे इजराइल के तेल अवीव से जुड़ गए हैं। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि इजराइल में इस वक्त मौजूदा हालात क्या है और इजराइल के जो बंधक बने हुए, काफ़ी उनके नागरिकों को जो बंधक बनाया है हमस के आतंकवादियों ने, उनको लेकर क्या अपडेट है? इजराइल के क्योंकि लगभग 50 से 100 की संख्या में ये नागरिक अभी भी बंधक बताए जा रहे हैं और इसमें न सिर्फ इजरायली नागरिक हैं बल्कि हमें जो जानकारी मिल रही है कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। हालांकि अमेरिकी नागरिक के होने की भी सूचना सामने आ रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल और डिफेंस फोर्सेस के सामने है कि कैसे उन बंधक बनाए हुए लोगों को वापस सुरक्षित लाया जाए जिन्हें हमास ने कब्जे में लिया जब यहाँ पर इजराइल में हमला किया हमास के आतंकियों ने, और उसके बाद उन्हें वापस लाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि चुनौती इस बात की भी है कि वो किस इलाके में है, कहां पर छिपे हैं और कितनी संख्या में यहां पर घुसे, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज जरूर है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सामने। बिल्कुल विशाल, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा खींच सकता है? ये लड़ाई और ज्यादा लंबी चल सकती है क्योंकि एक फ्रंट पर जहां हमास से इजराइल का मुकाबला चल रहा है तो दूसरी तरफ पर जैसा आपने जिक्र किया लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार अपनी तैनाती कर रहा है, वो भी धमकियां दे रहा है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। और हमने कुछ तस्वीरें भी लेबनान से देखी कैसे वहां पर जश्न मनाया गया फिलिस्तीन के इस कदम को लेकर जो हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है। और ऐसे हालात में क्योंकि ईरान भी इस पूरे ऑपरेशन में खुलकर हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है, तो अमेरिका ने है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल को पूरा अधिकार है अपने सेल्फ डिफेंड का और इजराइल जो कदम उठाता है उसके साथ दुनिया के तमाम देश खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर तेल अवीव से हमारे जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट। उन्होंने कहा भी कि किस तरह का एक्शन वहां पर बनता हुआ दिख रहा है। हालात अभी बड़े मुश्किल बने हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बड़ा माहौल वहां पर एकदम खराब होते हुए दिख रहा है।
ओके चलिए इसी बीच कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस कर लेते हैं जहां एक्शन है। आईटीआई लिमिटेड 15% की जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। यहाँ पर सचिन जी एक बार बताएंगे सर चार्ट्स पे किस तरह के मूवमेंट यहाँ दिखाई दे रही है, जो सडन मतलब इतनी जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है, कैसी पिक्चर बन रही है यहाँ से? नेहा जी, यहाँ पर काफी बड़ी प्राइस एक्शन पिछले कुछ हफ्तों से हो रही है एंड यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन भी नहीं नजर आ रहा है। सो थोड़े से अगर डिक्लाइन होते भी है तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए काफी हेल्दी माने जाएंगे एंड 210 तक मुझे लग रहा है खरीदारी भी की जा सकती है। ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर एक बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है जिसे हम फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं। इसका प्राइस टारगेट लगभग पैटर्न के लिहाज से 260 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक थोड़ी सी अगर डिक्लाइन होती है तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए एंड नीचे मुझे लग रहा है 196 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन और बढ़ाई जा सकती है। ये है आपके लिए आईटीआई लिमिटेड पर राय। आइए बढ़ते हैं आगे बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, अडानी पोर्ट्स में एक बड़ा वाला ब्रेक डाउन हुआ है। 800 का लेवल जो फोर्स से ब्रेक किया है, मुझे लगता है 750 के पहले ये रुकेगा नहीं। आप अभी के अभी बेचने वाला स्टॉक है। 789 790 का करंट भाव है। 800 के ऊपर का ₹1 ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, 801 का ऑन द डाउन साइड। 1 से 2 दिनों में मुझे दिख रहा है ये 750 हो जाएगा। यहाँ से 30-35 रुपए की 4 से 5% की मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ। यह आपके लिए 4 से 5% की और नीचे की डाउनसाइड रिस्क अदानी पोर्ट में। इजराइल में इनका जो पोर्ट है उसकी वजह से थोड़ा सा आज सेंटिमेंट है इनका खराब। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से बयान जरूर आया कि वहाँ के कर्मचारी सारे सुरक्षित है, लेकिन बाजार अभी थोड़ा सा पैनिक के मूड में इस वक्त साफ दिख रहा है अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर। आइए सिद्धार्थ सैनानी साहब है तैयार, सिट की सिप। ओके सॉरी, सिड की सिप नहीं, सुपर सिड है। सिद्धार्थ जी कहीं पता चला कि अब पूरी थीम बता देते, क्योंकि नहीं सच्ची में वैसे तो सिद्धार्थ जी का बुधवार को आता है सिड की सिप। मैंने एक बार पिछली बार ही पूछा था तो सिद्धार्थ जी कहाँ है सिद्धार्थ जी बोले कि मैंने कहा कब से तैयारी करते हो, तो बोले जैसे आपका शो खत्म होता है बुधवार का मेरी तैयारी शुरू हो जाए। अगर हो सकता है वीकेंड पे तैयारी कर ली हो तो बोलना चालू कर देंगे इस हफ्ते की मेरी थीम है ये, और फिर स्टॉक भी आ गए। जिम्मेदारी है सिद्धार्थ जी, सॉरी है हम गलती से सिट की सिप बोल गए, आपको बोलना है सुपर सिट। बिल्कुल अनिल जी, और सिट के सिट बोलते तो आज भी हो जाता और बुधवार को दूसरी थीम लेके आता। गजब गजब, क्या बात है जी सर। जी अनिल जी, ये जो वोलेटाइल माहौल है इसमें एफएमसीजी स्पेस में मुझे लगता है कि एक अच्छा सेफ हार्बर बन सकता है, और उसमें से स्टॉक है मेरिको जिसपे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप रख सकते हैं 555 का, 555 का, और पोजिशनल अगर थोड़ा देखा जाए तो 590 के भी टारगेट्स आने के हासिल हो सकते हैं। एफएमसीजी स्पेस में जो इनके ब्रांड्स है सफोला, पैराशूट, पिछले क्वार्टर में वॉल्यूम्स में 3% का इजाफा देखा, और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है 20% प्लस कामकाजी मार्जिन, एबिटा मार्जिन आने की उम्मीद है ये साल में। इनपुट प्राइसेस जैसे कि कोपरा हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये जो है वो 40 to 50% गिरे हैं, तो ये इसको फायदा देते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक में 7% के वॉल्यूम ग्रोथ और इंटरनेशनल मार्केट में 8% के वॉल्यूम ग्रोथ। मेरिको 555 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 590 का पोजिशनल टारगेट। के तो ये है आपके लिए मेरिको में खरीदारी करने की राय। आपके लिए 555, 555, 590 दूसरा बड़ा टारगेट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय मेरिको में आती है। सिद्धार्थ जी कभी आपने लाइफ में कभी शॉर्ट कॉल भी दिया है? जी नहीं अनिल जी, कभी नहीं दिया है। ओह माय गॉड, आप और सैयद साहब में काफी समानता है। थोड़ी देर में आ रहे हैं आपकी मतलब ऐसे दिखने में नहीं, मतलब वैसे हाँ नहीं तो क्या है, अभी बुरा मान जाए सिद्धार्थ जी बोले आप इतना सामान करें, मैं शो नहीं करता। तो सिद्धार्थ जी से मतलब जो कॉल देने के मामले में कि आपकी और उनकी काफ़ी समानता है, तो हम थोड़ी देर में सेठी साहब को भी आपके सामने रखेंगे। तब तक आइए रखते हैं आपके सामने एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो लेकर आ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष के पास एक बड़ी खबर। आशीष
बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर। बिल्कुल सर, दो स्टॉक्स हैं जिनको रडार पर रखने चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो आरसीएफ और एनएफएल, ये दो स्टॉक है जो फोकस में रहेंगे। इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी खबर आ रही है। दरअसल अगर आप देखें तो आज मैनेजमेंट की जो है बैठक हुई है, कमेटी ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र की बैठक हुई है, जहां पर अगर आप देखें तो जो पीएसयू फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं इनकी डाइवेस्टमेंट पर चर्चा हुई है। और दरअसल अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जैसे नीति आयोग की रिकमेंडेशन थी कि 8 जो सरकारी फर्टिलाइज़र कंपनी है इनका डिसइन्वेस्टमेंट होना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर इनमें से 2 कंपनी ऐसी हैं जिनका सबसे पहले हो सकता है आरसीएफ और एनएफएल। दरअसल जो पार्लियामेंट की कमेटी जो गठित हुई है फर्टिलाइज़र के लिए और साथ में केमिकल्स के लिए, इसके ऊपर जो चर्चा हुई है उसमें यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये 2 जो कंपनीज है सर, इनको रडार पर रख सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो और भी कुछ ऑपरेशनल मुद्दे जहाँ पर चर्चा हुई, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया है, साथ में नैनो यूरिया है और जो अवेलेबिलिटी है इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आरसीएफ और एनएफएल, ये 2 कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो इनके डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा हुई है, तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। ओके, ये है आपके लिए बड़ी खबर कि डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ और बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और जो फर्टिलाइजर कंपनियां उनमें से आरसीएफ एनएफएल, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें एग्जिट जिसमें पहले आपके लिए सरकार की तरफ से एग्जिट होता हुआ दिखेगा, स्टेक सेल होती हुई दिखेगी, ये खबर आती हुई दिख रही है। जरा एक बार सिद्धार्थ जी से इन पर राय ली जाए, फर्टिलाइजर शेयरों पर और स्पेशली सरकारी कंपनी पर। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, ये एकदम पॉजिटिव खबर है क्योंकि जैसे ही स्टेक सेल की बात बाहर आएगी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और बढ़ती है क्योंकि प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है बोर्ड में भी। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से फर्टिलाइजर स्पेस तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस भी आने बाकी हैं। हो सकता है वो अभी आए या बजट के दौरान आए, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पूरा ही स्पेस अच्छा है। और इसमें से और एक कंपनी है चंबल, ये भी एक काफी बेहतरीन कंपनी है इस फर्टिलाइजर स्पेस की। ओके, चंबल एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए आपको नजर आ सकता है। आइए। ओके, और इनफैक्ट हमने देखा खबर के बाद यहाँ सडन स्पाइक भी आरसीएफ और एनएफएल दोनों में ही देखने को मिला। चंबल फर्टिलाइजर भी जैसे सिडानी साहब ने पॉइंट आउट किया, यहाँ पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेफिनेटली देखने को मिल रही है। लेकिन एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताइए। एक सेल कॉल नया और रडार पे आया अभी मेरे। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 214 रुपए 10 पैसे। 214.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ABFRL के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक दबाव में था, 3-4 दिन का पुल बैक लिया, वापस से दबाव देखने को मिल रहा है। कल के परसों के लो के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ABFRL में भी मेरे को लगता है कि यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। जिन्होंने सेल किया वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश बिकवाली करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 220-221 के पास है, तो 221 के स्टॉप लॉस से ABFRL में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 205 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 200 रुपए का। तो 2-4 दिनों के लिए ABFRL में बिकवाली करें 221 के स्टॉप लॉस से 205 और 200 के टारगेट्स के लिए। आपके लिए राय इस वक्त ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, इसको बेचने की राय। आइए, आशु सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आशु सर, स्वागत है आपका भी। आप कहें तो बिगुल, अदरवाइज दीजिए अपनी तरफ से अपडेट्स और बाजार का डायरेक्शन। अनिल जी, डायरेक्शन में कोई ऐसी मारामारी नहीं है। देखिए अनिल जी, ये जो चीज हुई है, क्या हमने क्या 350 का दायरा नीचे तोड़ा है? नहीं तोड़ा। क्या ऊपर 850 के ऊपर गए, जा सकते थे, गए, वो भी नहीं गए। सुबह भी आपने कमेंट्री में किया कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अनिल जी, बाजार दायरे में कुछ भी हो जाए, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। यस, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इफेक्ट जरूर आएंगे जिनका एक्सपोजर इजराइल पे है या वहां पे है, वो फर्क रहेगा, बट वो बहुत थोड़े से मिनिस्क्यूल है जी, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बट ऐसे माहौल में बाजार का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कितना बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, वही सब बातें जो पहले चलती थी वो अभी भी चलेंगी कि कितना एस्केलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए ये कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और तो अनिल जी, मुझे अभी जैसे डाउ 300 पॉइंट नीचे है, खराब है। वॉर चल रही है, खराब है, और खराब हो सकती है, खराब है। डेटा खराब दिख रहा है, चार्ट्स में रेड कैंडल्स बन रही होंगी, सब कुछ। तो अनिल जी, ट्रेडिंग प्ले के लिए तो आपको पता है कि मैं थोड़ा उल्टा करने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रेडिंग प्ले के लिए अनिल जी मेरे पास एक बुल स्प्रेड है,
निफ्टी का जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बाकी अनिल जी जो स्टॉक्स के अपडेट हैं उनमें टाटा कॉम जो एक स्प्रेड बनाया था वो लॉस में है, एचडीएफसी बैंक का बियर स्प्रेड बनाया था वो प्रॉफिट में है, और एक तीसरा हमने बनाया था डीएलएफ का। आज भी अनिल जी देखिए डीएलएफ उस दिन हमने जब आपको ध्यान होगा जब 3-4 लोगों ने कॉल दी थी 540, 42 और 49 तक चला, वापस 540 है। तो अनिल जी कौन सी बड़ी मारा मारी है, कुछ भी नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात अनिल जी ऐसे टाइम पे रियलाइज होता है कि ऑप्शन से लेना या ऑप्शन का स्प्रेड, अनिल जी आज इजराइल में कुछ भी हो जाता रात को सैटरडे संडे, क्या हमारा ऑप्शन का प्रीमियम जो हमने दिया उससे ज्यादा लॉस हो सकता था? नहीं। तो अनिल जी ये था कि नीचे आएगा मार्केट, खराब हो सकता है, क्या पैनिक था? बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। तो अनिल जी जैसे आप भी कहते हैं कि क्या चीज कब निकल के आ जाए किसको क्या पता है, तो अनिल जी ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये दायरा चाहे वॉर के बाद भी अनिल जी, अच्छा एक बात बताइए अनिल जी, अभी वॉर नहीं थी 4 दिन 5 दिन पहले तो हम 330 दिखाए थे, अब तो वॉर पूरी फुल फ्लैग चल रही है और आगे खराब लग रहा है तो हम 500 भी नहीं टूटे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है मार्केट के अंदर? तो अनिल जी दायरा बिल्कुल रहेगा। जो मैं बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा सा नैरो रेंज में रहेगी अगले 2 महीने, रीजन कुछ भी रहे, क्रिकेट एंजॉय करना चाहिए, फेस्टिवल एंजॉय करने चाहिए और थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग करनी चाहिए, और उस थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग के लिए नीचे बुल स्प्रेड है आप कहें तो मैं आपसे शेयर करूं। ट्रेडिंग में तो हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं। ये बताओ क्रिकेट और फेस्टिवल कैसे एंजॉय करना वो समझो सर, काम की बात करो। क्रिकेट में अनिल जी देखिए केएल राहुल जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, जो मैंने कुछ 2-4 महीने पहले बोल दिया था तो कुछ लोगों ने नहीं ये क्या अनिल जी कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया था कि 4 इनिंग अच्छा खेला आदमी तो मेरा फेवरेट हो गया, पहले तो कभी नहीं बोला। नहीं अनिल जी आपको मैं वो ट्वीट दिखा सकता हूँ जिसपे कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया था। इट इज सो सरप्राइजिंग कि आपको केएल राहुल पसंद है, पर अनिल जी धोनी के बाद अगर कोई बहुत ही ज्यादा जो मतलब ग्रेसफुल और बिल्कुल शांत और बिल्कुल जो मतलब मुझसे टोटली रिवर्स पर्सनालिटी है ना, तो अनिल जी धोनी के बाद वो केएल राहुल है, कोई भी नहीं है। और जी मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। नाउ आई नो व्हाई ही इज सो सक्सेसफुल। बिल्कुल, लेकिन एकदम गोल्डन फॉर्म चल रही है उनकी, और क्या सही वक्त पर वो ठीक होकर आए हैं टीम में। मतलब इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी टीम इंडिया को, चाहे तो ओपनर खिला दो चाहे मिडिल ऑर्डर, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने, गजब, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग फॉर्म, और वर्ल्ड कप पे एकदम सही टाइम पे आई है और टचवुड चलती रहे बस ऐसा। तो बढ़िया। तो अच्छा केएल राहुल आज पता है, मुझे लगा आपके टेम्परामेंट के साथ तो कोहली साहब जाते होंगे। बिल्कुल अनिल जी कोहली भी जाता है, मैं तो आपको बोलता हूँ मुझे विराट कोहली का जो एटीट्यूड है वो बहुत पसंद आता है अनिल जी, उसकी स्लेजिंग, उसका वो जो एग्रेशन है वो तो बिल्कुल है ही है, लेकिन अनिल जी इसका मतलब ये थोड़ा कि मतलब बाकी चीजें पसंद नहीं आएंगी। देखिए अनिल जी मतलब आप आज हम जैसे हैं, मैं जैसा हूं मैं अपने को तो पसंद करूंगा, लेकिन मैं उतने ही कुणाल जी को भी पसंद करता हूं ना अनिल जी, क्योंकि वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल कूल लाइक कुकम्बर, और इतना मतलब अपने आप को ग्रेसफुली करते हैं। उन्होंने जो कमाया अनिल जी, उनको कोई ट्रोलिंग ही नहीं होती गलत जाने पे, हम सही में भी थोड़ा ड्रॉप आ जाए तो लोग पकड़ लेते हैं, तो ये फर्क है अनिल जी, ये चीजें तो मतलब चलती रहेंगी। हम आ भी बढ़ते तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चे नहीं होते। बिल्कुल वैसा सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है वैसा। चलिए कोई बात नहीं, आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, अभी कोई एक पैनल में हमारे एक्सपर्ट थे जो आपसे काफी कह रहे हैं कि मेरा सेठी साहब से बहुत मिलता जुलता है मामला। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा ने बिल्कुल सुना मैंने। हाँ। तो मिलता जुलता तो उस सेंस में है कि हम शॉर्ट कॉल्स नहीं देते अनिल जी, बाकी तो मिलता जुलता नहीं है अनिल जी। ओके बस उतना ही ना, ठीक है। बताएं सर आज की पहली कॉल। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज एक इजियर ऑप्शन ले सकता था बट लिया नहीं है मैंने अनिल जी। तो 2 कॉल था और उसमें आज एक F&O का स्टॉक है और एक कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है। तो कैश का जो स्टॉक है पहले उसके बारे में चर्चा करता हूँ। स्टॉक का मैं एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज जो अभी 500 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 525 के, स्टॉप लॉस रखना है छोटा 490 रुपए का। ये कंपनी एक एशियन पेंट्स के डिवीजन के रूप में पहले थी और फिर एक डीमर्ज होके आज एक बड़ी कंपनी हो गई है। कंपनी मेनली ये सिंथेटिक इमल्सन पॉलीमर्स बनाती है जो कि फुटवेयर और फिर ऑटो कंपोनेंट में यूज होते हैं। इसके अलावा ये सिंथेटिक रबर और लेटेक्स बनाने वाली भारत की एक लीडिंग कंपनी है जो कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेनली मेडिकल और इंडस्ट्रियल ग्लव्स में यूज होता है। और ये कंपनी इकलौती भारत की कंपनी है जो NBR यानी कि नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर बनाती है। तो उसमें मोनोपोली है, इकलौती कंपनी है जो भारत में ये बनाती है। और कुछ कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जैसे वाटर प्रूफिंग पॉलीमर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है जिसकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ही अच्छी है। ITC, पिडिलाइट, MRF, SRF, रिलैक्सो, JK पेपर, इन सब को कैटर करती है। फंडामेंटल्स मजबूत है, बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी कम है, मतलब लो डेट वाली कंपनी है।
और प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी, कुछ प्लेज नहीं है। मुझे लगता है इस खराब बाजार में इस तरह के स्टॉक में निवेश करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 525 का, स्टॉप लॉस 490। ओके, तो ये है आपके लिए राय। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी। ये इंटरेस्टिंग है, कच्चे तेल के दाम बढ़ के थोड़ा ऐसा लगा कि शायद इनके लिए नेगेटिव हो, जो पैंट बनाने वाली कंपनियां, लेकिन फेस्टिव सीजन में डिमांड रहेगी मजबूत, ऐसा मानना है सैदी साहब का। बताएं सर दूसरी पिक। अनिल जी, F&O स्पेस से एक सेफ स्टॉक लिया है, इट्स अ नो ब्रेनर। आपकी सुबह इस पे कॉल थी, टीसीएस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी अनिल जी। 3630 के लेवल पे टीसीएस के फ्यूचर्स 3630 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक तो देखिए, भारत की दिग्गज आईटी कंपनी है, रिजल्ट आएंगे 11 तारीख को, बट जो एक डाउनवर्ड रिस्क प्रोटेक्टेड है, बिकॉज इन्होंने 11 तारीख को एक बाईबैक का करना, और लुकिंग एट द अर्लियर बाईबैक, जो पिछली बार इन्होंने 4500 रुपए के प्राइस पे बाईबैक किया था, तो उससे कम तो होगा नहीं लगता मुझे। 4500 के आसपास का बाईबैक प्राइस एक्सपेक्ट करता हूँ, और बाकी एक बड़ा ही बाईबैक होता है इनका। पिछली बार भी इन्होंने 18,000 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया था। बाकी बाईबैक टेंडर रूट करते हैं कि ओपन ऑफर रहता है, ये देखना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल डाउन साइड करंट लेवल से प्रोटेक्टेड है, और इस तरह के बाजार में एक सेफ स्टॉक रहेगा। खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 3700, स्टॉप लॉस ऑफ 3600। ओके, चलिए, तो दो बेहतरीन पिक्स आती हुई। एक तो एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 525 का टारगेट दिख रहा है, और टीसीएस फ्यूचर्स ऑफ कोर्स सुबह से हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो सेठी साहब का भी भरोसा है 3700 तक का टारगेट यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, वक्त हो गया है बनल सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। बिगुल सर के लिए। सर, डाउ फ्यूचर्स में आई है रिकवरी। यहाँ पर इनफैक्ट बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। नास्डैक फ्यूचर्स पर भी बात करें तो 15,000 के करीब है, ये भी निचले स्तर से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इनफैक्ट यूरोप के मार्केट जो थोड़े से सुस्त ढीले ढाले थे, कुछ रिकवरी के सिग्नल्स नीचे से वहां पर भी आते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल तो जैसे मैंने बताया कि 87 के नीचे अब आ चुका है, 89 तक दिन के दौरान गया था। सर, क्या करना है? डेटा ये कह रहे हैं कि न इसको 19,500 के नीचे बंद करना, न 19,600 पार किया जाएगा। ऊपर तो कैप है 19,600, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके ऊपर का कोई चांस है नहीं। 1 करोड़ शेयर कॉल्स में है वहाँ पर खड़े हुए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। नीचे 19,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1.25 करोड़ नहीं 1 करोड़ 15 लाख शेयर पुट में है। अब डाउ फ्यूचर रिकवरी करके थोड़ी सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर समझो फिसल गए कुछ भी अगले 1 घंटे में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि आज का लो जो है 19,480 का, जब तक वो ना तोड़े 19,485 19,500 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और पूरी संभावना है कि ये होल्ड करना चाहिए। अब ये अलग बात है कि खरीदारी की जाए नहीं की जाए, तो ओवरनाइट पोजीशन रखने की राय मेरी नहीं है, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। क्योंकि अगर आप लॉन्ग करके जाएंगे तो नेचुरली आपको हमेशा डर तो ये रहेगा कोई खराब खबर आ गई तो, और शॉर्ट करने और पता चला कि डाउ फ्यूचर तो घट ही नहीं रहा और कल सबके विपरीत ऊपर बढ़ गया तो सो कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में रिस्क बराबर है। और बंद आप कहाँ हो रहे हैं? नीचे में आपको पता है 19,250 300 आपका सपोर्ट जोन है, बंद 500 के आसपास हो रहे हैं। ऊपर में 700-800 की रेंज में रुकावट है, लगभग उससे थोड़ा सा नीचे। सो आई थिंक जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 नहीं हो तो फिर क्यों करना है? तो शांति से बैठिए। अभी बचे हुए समय के लिए 19,450 19,500 सपोर्ट है, 475-500 राउंड फिगर में गिन लीजिए। ऊपर 575-600 रुकावट का है। 575-600 के आसपास आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर लीजिए। 475-500 की रेंज में आए तो हल्का फुल्का खरीदिए दिन के लिए, बस उतना ही। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,800-850, यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे आए तो वहाँ हल्का फुल्का खरीद सकते हैं। और ऊपर में वही है आपके लिए, ज़्यादा कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ी तेजी बनने जैसा कोई माहौल दिख रहा हो। तो ऊपर में जो आज का हाई 44,100 के आसपास का है वहाँ पर आए, प्रॉफिट बुक कीजिए, बस। ठीक है, क्लियर कर। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ये राय बनती हुई, कोई बहुत ही हैवी ड्यूटी पोजीशन रखनी? जी सर। आशु जी की तरफ से एक बिगुल करवा दीजिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। ओके, चलिए, तो बिगुल आशु जी के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं। अनिल जी, मैंने जैसे बोला कि जब सब चीजें खराब दिख रही हो, कहते हो ना कि आप तेजी में नहीं होते, कई लोग कंप्लीट करते हैं, तो अनिल जी मैं तो मंदी नहीं करूंगा। जो मैंने अभी आपको बोला कि अनिल जी 300 पॉइंट वो खराब है, डेटा खराब है, चार्ट खराब है, चार्ट सेल दिखा रहे हैं,
तो अपने को तो अनिल जी उल्टा ही करना होता है। तो 19,500 की कॉल लेंगे अनिल जी एक, और 19,650 की 2 बेचेंगे। ये स्प्रेड पे कॉस्ट आएगी अनिल जी 30-32 रुपए की, मतलब 19,530 के ऊपर मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा और 19,800 तक सेफ हूं। मुझे लगता है कि अनिल जी देखिए 3 दिन है हमारे पास, कल भी है, आज का दिन तो हो गया, अब आज 300 पॉइंट डाउन भी हो गया, एस्केलेशन भी हो गई, कल भी हो सकता है एस्केलेशन हो जाए। अनिल जी देखिए जो ट्रेडर है ना, जो स्मार्ट मनी है, उसको एस्केलेशन या इन सब से तब मतलब होता है कि उनका तो टारगेट होता है कि इन 3 दिनों में कैसे पैसे बनाने हैं। तो जो स्मार्ट मनी होगी अनिल जी ऐसी अपॉर्चुनिटी को जरूर यूज करती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि उसके साथ रहूं, ना कि चार्ट्स या डेटा के साथ, क्योंकि डेटा अनिल जी सबको नजर आ रहा है। वो जो सबको नजर आ रहा है, मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे नहीं नजर आता। तो अनिल जी 19,500 की एक लेनी है, 19,650 की 2 बेचनी है। मुझे लगता है कि अनिल जी अगले 3 दिन में एक भी रिवर्सल आ गया तो ये 30 रुपए 100 रुपए बन सकते हैं, 3 गुना पैसा दे सकते हैं। दूसरी चीज अनिल जी, एक और स्टॉक है जिसमें मैं डिलीवरी की रिकमेंडेशन दे रहा हूं। जो भी अनिल जी कहते हैं कि भाव और माहौल दोनों एक जैसे एक साथ नहीं होते। 245 प्लस पे भी अनिल जी एनटीपीसी सब ले रहे थे, अब 233 रुपए पे नहीं लेंगे जब तक वो प्राइस एक्शन में नजर नहीं आएगा। पर मुझे लगता है कि अनिल जी एनटीपीसी ने बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखाई है, आज भी बहुत अच्छा रहा है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन डिलीवरी के लिए है। इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं है, कोई डेरिवेटिव ट्रेड नहीं है कि ऐसे में मौके में अगर 232-33 है लीजिए, 225 है और लीजिए, 215 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके अंदर। कैश की डिलीवरी मैनेज जी ऐसे मौके में जो एक अच्छा स्टॉक लगता है, स्टेबल स्टॉक लगता है, जो आने वाले टाइम में कई लोग पूछते हैं कि लेना क्या अगर ऐसा डिप आए, तो आई थिंक एनटीपीसी इज वन स्टॉक जिस पे ध्यान देना चाहिए और डिलीवरी थोड़ी थोड़ी सी लेनी चाहिए। और निफ्टी में एनर्जी मैं बंदी नहीं करूंगा इस भाव पे, हो सकता है 100 पॉइंट नीचे हो जाए, बट अपने को बुल स्प्रेड बनाना है। ओके कुणाल जी, आपको नहीं लगता आशु जी बिल्कुल ही बदल गए पूरे एकदम ऐसे? ऐसा मतलब गिरते बाजार में खरीदना भी है और धीरे धीरे टुकड़ों में अच्छा फंडामेंटल और स्टॉक डिलीवरी, ये डिलीवरी कब से लेने लगे हैं कुणाल जी? आपको पहले बताया कभी? अनिल जी देखिए राय दे रहे हैं अनिल जी, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो अनिल जी ये जब से दिल्ली मुंबई कर रहे हैं, तो अनिल जी दोनों शहरों का इन पर असर पड़ रहा है। कुछ समय दिल्ली ठहर करके रुकेंगे तो अनिल जी मैं समझूंगा कि क्या बदलाव हो रहा है। वेरी नाइस। इसका मतलब जो कुछ बदलाव आया है मुंबई में हमारे साथ इधर आने के बाद हुआ है, पॉजिटिव चेंज। वेरी नाइस, ओके, विल टेक द क्रेडिट, नो वरीज। अच्छा आशुकर, एनटीपीसी का टारगेट क्या रखना है? अनिल जी एनटीपीसी देखिए टारगेट के लिए तो फिर जब आप मतलब भावनाओं की राय कुणाल जी से ले रहे हैं, तो भाव तो अनिल जी मैं खुद कुणाल जी के पास जाता हूँ, टारगेट तो वही बताएंगे अनिल जी। अच्छा कुणाल जी ऐसा वाला दो कि अचीव ना हो पाए, बहुत बड़ा वाला, लंबा दूर। अरे जी किसका एनटीपीसी का टारगेट देना है? नहीं तो क्या आशु जी का दोगे? अनिल जी देखिए 250 रुपए का टारगेट है अनिल जी देखिए अभी हमारे आशु जी कह रहे थे कि चार्ट्स पर काम नहीं करते हैं, चार्ट्स वो देखते नहीं। अनिल जी देखिए लगातार अगर चार्ट्स देखे होते आशु जी ने, कब से नीचे के लेवल से मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक जो है 200 रुपए का शेयर 250 हो गया और अब 235 हो गया, लेकिन अभी भी हमारी राय पॉजिटिव है। तो हमें लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। 250 रुपए का टारगेट है, 250 250 रुपए का टारगेट है और थोड़ा 215 का स्टॉप लॉस अगर आपको दूर लग रहा हो कि भाई 15 के ऊपर के टारगेट है, तो आशु जी ने साफ कहा है नीचे आए 225-20 के आसपास तो और एवरेज करें और तब स्टॉप लॉस 215 का क्लोजिंग बेसिस पे लगाएं, टारगेट 250 का छोटा वाला। उसके बाद 250 पे जाने के बाद आशु सर आपको फिर से अपडेट कर देंगे, बिल्कुल भी चिंता न करें। और जो चिंता है आशु सर की, कुणाल जी की, राकेश जी की, आपकी, बाकी सब लोगों की है ट्रेडिंग के टाइम को बढ़ाने को लेकर, 6 से 9 गया तो क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, सेटलमेंट कैसे होगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चिंताएं आपकी मैं जानता हूं। और उन्हीं चिंताओं को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पूरा ध्यान रखते हुए एक्सचेंजेस से सफाई मांगी है, खासतौर से एनएससी से, कि भाई ये जो चिंताएं हैं लोगों की, ट्रेडर्स की, ब्रोकर्स की, मीडिया वालों से नहीं पूछा बाकी लोगों की, बाकी तो हमारे ब्रजेश लेकर आए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से एफएनओ का ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने को लेकर सेबी ने मांगी है एनएससी से सफाई, और किन किन मुद्दों पर ब्रजेश बताएं। बिल्कुल, जो हमें रेगुलेटरी सोर्सेज से पता चला है उसके हिसाब से मतलब जो एप्लीकेशन गया था उस पर बात आगे बढ़ रही है। ओके, बढ़ कैसे रही है? तो रेगुलेटर ने 4-5 चीज़ों पर मोटे तौर पर एनएससी से पूछा है कि आखिर ये चीज़ें कैसे होंगी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ज़्यादातर सवाल मेनली ऑपरेशनल पार्ट पर हैं कि अगर अंडरलाइंग नहीं है तो प्राइस बैंड कैसे तय होगा, किसी सिचुएशन में अगर रिस्क बहुत हुआ कैसे आप इसका रिस्क कैसे मैनेज होगा,
प्राइस बैंड जब नहीं होने पर, क्योंकि अंडरलाइंग उस वक्त नहीं मार्केट में ट्रेड कर रहा होगा। दूसरा ये है कि एक्सचेंजों का जो खुद का रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, सर्विलेंस सिस्टम कैसे काम करेगा इस सेगमेंट के लिए जो 609 बढ़ाने की बात हो रही है, और क्या जो दूसरे एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी है बीएसई और एनएसई के बीच में, तो क्या जो दूसरे एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो सेटलमेंट के लिए तैयार होगा जब 6 से 9 बात बढ़ेगी। इसके अलावा जो रेगुलर चीज़ें जो पूछी जाती हैं आमतौर पर इस तरह के मामलों में कि पोजीशंस की मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्या सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो काम कर पाएगा, और जो 9 से 3:30 के बाद, 9:15 से 3:30 के बाद की जो स्थिति उसके बाद काम कर पाएगा, क्या मैन पावर्स कितने की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब। तो ये तो छोटे मोटे पार्ट हैं ऑपरेशन पार्ट पर, बट जो मेन चीज़ें हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, सर्विलांस कैसे होगा, और प्राइस बैंड कैसे तय होगा, वोलेटिलिटी जो है वो कैसे मैनेज की जाएगी। तो ये सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि एनएसई के पास पहले ही जो पहले एसजीएक्स निफ्टी था वहाँ भी अंडरलाइंग उस वक्त नहीं होता था, अब वही एनएसई आईएक्स हो गया है, और वहाँ जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, ये दुनिया के जो दूसरे बड़े एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड लंबे समय तक चलते हैं, तो उस तरह के टेम्पलेट हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बड़ा आसान सा जवाब है, एनएसई तुरंत दे देगी 2 मिनट में, जैसे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है वैसा हमारा भी चलेगा। आप बताओ। बिल्कुल, लेकिन इस पर रेगुलेटर को कन्विंस होना पड़ेगा ना। तो अगर गिफ्ट निफ्टी में है कन्विंस तो इस पर क्यों नहीं? नहीं, गिफ्ट निफ्टी तो दूसरा रेगुलेटर है। रेगुलेटर ये नहीं, हाँ, लेकिन हाँ सेम सिस्टम अगर पहले ये रेगुलेटर थे, अब तो अच्छा वो रिटर्न में चाहिए। हाँ, वो सारी चीज़ें लिखित में चाहिए होंगे, एश्योरेंसेस के साथ चाहिए होंगे, और फिर उनके, ये तो इनिशियल इंक्वायरी है, फिर प्रॉपर बैठ करके असेसमेंट होगा, वहाँ जो भी सवाल जवाब आएंगे फिर उनके जवाब देने होंगे। ठीक बात है। तो ये तो आशु जी आपकी कुछ समस्याओं का इसमें, आपके भी इसमें से कुछ सवाल बनते हैं क्या ऐसे जो सेबी ने पूछे हैं एनएसई से? अनिल जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब देखिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, और जो ब्रजेश ने सबसे इम्पोर्टेंट मेंशन किया है कि अनिल जी अंडरलाइन ट्रेड नहीं हो रहा, अंडरलाइन ट्रेड नहीं हो रहा, तो अनिल जी जो उसका जो आउटकम है उसको आप कैसे ट्रेड करेंगे, और उसमें अनिल जी अनोमलीज आएंगी, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है, अनोमलीज में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बनती है कि कोई उसको यूज करेगा, कोई मिसयूज भी करेगा। तो अनिल जी इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बट बहुत ज्यादा मैं मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ इस बढ़ाने पे। इससे अनिल जी कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, जो आपको जो आप 3:15 बजे 3 से 3:30 सौदा कटता है, या बीटीएसटी होती है या एसटीबीटी होती है, वो टाइम शिफ्ट हो जाएगा, उसमें आगे चला जाएगा, मतलब उसमें वॉल्यूम इधर कम हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो बहुत बड़ा बेनिफिट वॉल्यूम का भी अगर हम सोचेंगे हमें एज ए ब्रोकर्स को मिलेगा, तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ अनिल जी बहुत ज्यादा दिखता नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश ये पूरा अपडेट और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए, हमारे पास बहुत सारे बिगुल्स अब निकल कर आए हैं, और सबसे पहले चलते हैं सीधा वागले साहब के पास। वागले का वंडर। वागले सर बताइए। नेहा जी, औरो फार्मा बाय करना है, 915 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 890 910 के रेंज में मल्टीपल स्विंग हाइज इसने ब्रेक किए हैं, और ये मूव लगभग 945 950 तक 1 से 2 दिनों में जा सकती है। आपका 915 912 ये रेंज में बाय करने का ये होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस 905 का होना चाहिए, तो 10 से 12 रुपए की रिस्क होगी, और 950 तक लगभग एक 42 रुपीज का रिवॉर्ड हो सकता है। बस स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे सर? 905 का। ओके डन। तो औरो फार्मा पर रखिएगा नजर, 950 तक का लेवल यहाँ दिख रहा है, 905 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है। एक बिगुल सिडानी साहब के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ सर बताइए। देखिए नेहा, ये स्टॉक जो है वो हर एक सिचुएशन में सूटेबल है, कभी खुशी कभी गम, और ये स्टॉक है अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी रेडिको खैतान। मुझे लगता है कि रेडिको खैतान, फेस्टिव सीजन है, सेलिब्रेशंस के मौके हैं, तो रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको रखने 1250 के, 1250 के, और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आप रखना चाहे तो 1420 1420 के भी रख सकते हैं। IMFL कैटेगरी में अच्छा काम करती है, और प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ एक ब्रांड्स जैसे कि रामपुर, इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में
हम समझ रहे हैं कि वॉल्यूम सेगमेंट 27% से ग्रो हो सकता है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 15% आई में ग्रोथ आ सकती है FY24, यानी ये साल में जो सेकेंड हाफ बचा हुआ है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ रहता है, क्योंकि सेलिब्रेशंस और पार्टी के मौके रहते हैं, और हम मानते हैं कि वॉल्यूम्स और आई बहुत जोरदार ग्रोथ हो सकती है आने वाले कुछ समय में। तो रेडिको खैतान 1250 शॉर्ट टर्म टारगेट और 1420 लॉन्ग टर्म टारगेट। तो रेडिको खैतान अच्छी स्ट्रेंथ की तैयारी, 1250 छोटी अवधि में और 1400 इवेंचुअली आगे बड़ा लक्ष्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बिगुल सचित जी के लिए BTS WTT। सचित जी बताइए। नेहा जी, यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स में एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। पिछले 3 दिनों का डेटा अगर देखें तो कहीं पर बड़ी प्राइस एक्शन हुई नहीं थी, डिस्पाइट थोड़े से स्विंग बने थे, बट 536 के नीचे ही स्टॉक क्लोजिंग एस्टैब्लिश कर रहा था। बट फिलहाल जिस तरीके से फाइनल 1 घंटे का डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दी ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ कंडीशन यहाँ पर एग्जिबिट हो रही है 520 के बेस से। तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स में BTS की लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। जैसे ही ये 535 536 के ऊपर क्लोजिंग एस्टैब्लिश करेगा, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही 550 के आसपास की एक अच्छी चाल बन सकती है। तो खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। 25 का स्टॉप लॉस बताया, राइट? एंड 550 का टारगेट। 550 का टारगेट, ठीक है। तो जुबिलेंट फूड्स फ्यूचर्स पे नजर रखिएगा, खरीदारी की सलाह। 525 का स्टॉप लॉस, 550 तक का टारगेट बनता दिख रहा है। कुछ एक स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। GMR एयरपोर्ट्स, यहाँ पर काफी भारी भरकम गिरावट दिखी है, दिन के निचले स्तर के करीब है। एक चेक यहाँ पर ले लेते हैं। सुमित जी, GMR एयरपोर्ट सर, कोई राय समय? नहीं, एक बार के लिए थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने कल का परसों का लो ब्रेक कर दिया है, ये नीचे में 55 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। फ्रेश बाइंग डिप पे करनी चाहिए, या फिर ऊपर में जब 60 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करे तब इसमें फ्रेश बाय करना चाहिए। फिलहाल थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और प्रेशर यहाँ पर जारी रहने वाला है। एक और स्टॉक है हैथवे केबल, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डेज लो के करीब ट्रेड होता हुआ, बहुत खासा प्रेशर दिखाई दे रहा है। बंसल सर, हैथवे केबल सर, इस समय कोई राय? हाथ पे केबल्स में देखें तो एक डाउन मूव देखने को मिला है। पिछले 4 दिन के लोस के नीचे निकला है, करेक्शन चल रही है। नया जिन्होंने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो उनका स्टॉप लॉस 19 रुपए 50 पैसे ट्रिगर हो चुका है। तो जिन्होंने ट्रेडिंग के नजरिए से ऊपरी स्तरों पे खरीदा हुआ है, उनको यहाँ से निकलने की राय होगी। तो ये है आपके लिए राय निकलने की इस वक्त आती हुई हैथवे केबल में। बढ़ते आगे, इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग से घरेलू बाजारों में, यानी कि हमारे बाजार में किन शेयरों पर, किन सेक्टर पर पड़ेगा असर, किस पर पड़ रहा है असर, ऑलरेडी पड़ना शुरू तो हो ही चुका है। तो कुशल सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है तैयार। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, तो 3-4 सेक्टर्स हैं जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए, पर सबसे पहले आप डिफेंस सेक्टर पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर इजराइल के कुल आर्म्स एक्सपोर्ट का 40 से 43% हिस्सा जो है भारत को जाता हुआ दिखता है, और मुख्य रूप से सरफेस टू एयर मिसाइल्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स और विभिन्न प्रकार के जो बॉम्ब्स वो बनाते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं। तो उसको लेकर भारतीय जो डिफेंस मंत्रालय है उनकी तरफ से कई बार ऑर्डर भी गया हुआ है, और कुछ लोकल पार्टनर्स हैं जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिनका ऑलरेडी जो बाराक 8 जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, अक्टूबर 2018 में जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑर्डर मिला था। तो उनके जो लोकल पार्टनर है BEL, उनकी तरफ से यहाँ पर ये ऑर्डर कुल मिलाकर $77 करोड़ का था। तो एक ये कनेक्शन है। साथ ही भारत फोर्ज आप देखिए, जुलाई 2019 में जो इनकी जेवी है कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स, यहाँ पर ये जेवी को करीबन 1000 सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने के लिए $10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। और ये जो जॉइंट वेंचर है इसमें KSSL यानी कि जो कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, उनका जो स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स कंपनी है उनका 51% हिस्सा है इस जेवी में। तो ये भी एक कनेक्शन है जिस वजह से भारत फोर्ज भी फोकस में रह सकता है गिरावट के लिहाज से। HAL यहाँ पर भी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि जो ड्रोन्स हैं उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए भी जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसके साथ ऑलरेडी
कंपनी का करार है। साथ साथ पारस डिफेंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। उन्होंने भी ऑलरेडी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ काफ़ी सारे जो MOUs है वो किए हुए हैं। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज ऑन द कॉन्ट्ररी हो सकता है कि आगे चलकर थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखे, क्योंकि भारत में इंडिजिनाइजेशन को लेकर तो लगातार सरकार फोकस कर रही है और खासकर कॉम्बैट को लेकर यहाँ पर फोकस रहा है। बट ड्रिप इरिगेशन दूसरा सेक्टर है जिसके अंतर्गत जैन इरिगेशन आता है। अब हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि FY24 में इनकी करीबन 5600 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित आय होगी, जिसके अंतर्गत 10% जो हिस्सा है वो हो सकता है कि आगे चलकर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आए इजरायली ऑपरेशंस की वजह से, क्योंकि 2012 में इन्होंने इजरायली इरिगेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नांदान को खरीदा था। ऑफकोर्स रिव्यूलिस के साथ इन्होंने अपना इंटरनेशनल कारोबार उनको ट्रांसफर कर दिया, यानी कि मर्जर हो चुकी थी उसके बाद। पर यहाँ पर अभी भी जो इम्पैक्ट है वो करीबन 10% रेवेन्यू पर हो सकता है। पोर्ट्स के लिहाज से ऑफकोर्स अदानी पोर्ट्स आप देख रहे हैं करीबन 5% आज नीचे है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनवरी 2023 में कंपनी ने करीबन 10,000 करोड़ रुपए में इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसका अधिग्रहण इन्होंने किया था, और ये जो अधिग्रहण इन्होंने किया है ये शिपिंग कंटेनर के लिहाज से इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट माना जा रहा है। और अधिग्रहण के बाद आप देखें तो यहाँ पर करीबन 350 करोड़ रुपए का इनकी जो ओवरऑल P&L है उसमें ये इंक्लूड होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट अदानी पोर्ट्स पर इसी वजह से आता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन में। फर्टिलाइजर शेयरों पर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है कि पोटैश की जो रिक्वायरमेंट है वो हम इजराइल से लेते हुए दिखते हैं। ओके, तो ढेर सारा ट्रेड है इजराइल के साथ और जिन पे अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आपको दिख रहा है एक्शन। ये पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए आती हुई कुशल की तरफ से, इस पर रखिएगा ज़रूर नज़र। मामला तो सीरियस है, लेकिन अब देखते हैं कि यहीं रुक जाए तो बढ़िया। वैसे आज 19,500 को तोड़ने को निफ्टी तैयार नहीं है, ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम कमजोरी है, पैनिक नहीं। ऑलराइट, चलिए इसी बीच कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनमें से एक है पूना वाला फिनकॉर्प, दिन के निचले स्तर के करीब है। सुमित जी, क्या व्यू बन रहा है सर आपका चार्ट स्पेस समय पूना वाला फिनकॉर्प? पूना वाला के अंदर भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों में दबाव देखने को मिला, फिर साइडवेज मूव आया और अब वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 360 रुपया, 350 रुपया ये लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। स्टॉक में बाइंग आएगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 385 का लेवल तोड़ेगा, तो फ्रेश बाय 385 के ऊपर करना है। शॉर्ट टर्म में एक बार थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और 360 से 350 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हुई पूना वाला फिनकॉर्प में। इनफैक्ट इसके साथ साथ L&T फाइनेंस जो कि दबाव झेल रहा है ऑलमोस्ट 4% नीचे इस समय। कुणाल सर, L&T फाइनेंस कोई राय इस समय? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नेहा, मुझे लगता है कि L&T फाइनेंस में ज़रूर आज गिरावट आते हुए दिख रही है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे उतना ख़राब नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट भी इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेड में हमने आते हुए देखा था। वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट है, तो आज ज़रूर बाजार के साथ ये स्टॉक नीचे खुला और फिर नीचे आ चुका है, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट मुझे 130 के आसपास नज़र आता है। तो मेरी यहाँ पर सेल करने की राय नहीं। मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन 130 का स्टॉप लॉस रखें, फिलहाल होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की रिकमेंडेशन फिलहाल L&T फाइनेंस में आती हुई। सरकारी बैंक्स ये आज काफी प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिन के निचले स्तर के करीब है, प्रेशर में इस समय नजर आ रहा है। बंसल सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई राय इस समय चार्ट्स पे बन रही है? देखिए नेहा, इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने काफी निष्ठ सरों से रेगुलरली हम इस स्टॉक को रिकमेंड करते आ रहे हैं और टेक्निकली आज एक करेक्शन देखने को मिल रही है। तो जिनके पास है नया लॉन्ग टर्म के नजरे से लिया हुआ है तो होल्ड करें, और जिन्होंने ट्रेडिंग के नजरे से लिया है तो यहाँ पर 44 रुपीज के स्तरों पर नजर रखें। 44 के लेवल्स टूटते हैं तब यहाँ से लॉन्ग में से निकलने की राय होगी, बट ओनली फॉर ट्रेडर्स। अच्छा, ओके। NBCC 0.5% की कमजोरी डेज लो पर ये भी है। वागले सर, NBCC सर इस समय कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, कोई राय बन रही है? कोई खास पैटर्न तो है नहीं, काफी कंसोलिडेटिव है। ऑन द डाउन साइड 55 ब्रेक नहीं होना है। 55-56 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पिछले कई हफ्तों से ये होल्ड कर रहा है। ऊपर में 60 भी ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। रेंज बाउंड बिटवीन 55 एंड 60, तो खराब तो नहीं है, लेकिन बाय करने का भी कारण नहीं है। ओके, साथ ही हीरो मोटो पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हम देख रहे हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है, 0.3% की कमजोरी। आज खबरों में भी ये स्टॉक रहा है। सुमित जी, हीरो मोटो सर कोई राय चार्ट्स पे बन रही है? हीरो मोटो के अंदर सेलिंग प्रेशर है, स्टॉक वीक है, स्टॉक के अंदर दबाव है। इसका दबाव देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी और इसके अंदर नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे।
2950 का लेवल टूटने पे हीरो मोटोकॉर्प में 2880 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस करने के लिए क्रिएट करने के लिए वेट करें, स्टॉक में दबाव है, नीचे के लेवल देखने को मिल सकता है। वैसे तो सुबह से ही प्रेशर में, लेकिन जिंदल स्टेनलेस यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता दिखा है, डेज लो के करीब है। कुणाल सर, कोई राय इस समय बन रही है इस स्टॉक पे? देखिए, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है नेहा, जिसने लगातार बाजार को आउट परफॉर्म किया है और अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 450 पर नजर आता है, जो कि मौजूदा स्तरों से अब बहुत दूर नहीं है। तो 450 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखा जाए फिलहाल मेरी होल्ड करने के लिए। बंसल सर, कोटक बैंक आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस भी रही हैं, आज डेज लो पर है सर, इन स्तरों पे कोई सलाह होगी? नया कोटक बैंक को देखें तो कंटिन्यूसली बैंकिंग को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जिनके पास है नया वो 1680-85 के स्तरों पे नजर रखें। अगर ये लेवल्स टूटेंगे तब दिक्कत देखने को मिलेगी। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। इंश्योरेंस स्पेस पर भी नजर डाल लेते हैं, और इस समय हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू की खबर भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। बिजनेस प्रीमियम 4.5% से बढ़ते हुए नजर आया। Q2 में एपी भी हमने देखा है 3.25% बढ़कर 2062 करोड़ के आसपास वाई आधार पर रहा है। वैसे तो पूरा इंश्योरेंस स्पेस दबाव झेल रहा है, और आईसीआईसीआई प्रू पे नजर डाले 0.3% की कमजोरी इस समय यहाँ पर नजर आ रही है। वागले सर, आईसीआईसीआई प्रू सर, आप बता पाएंगे इस समय कोई राय बन रही है चार्ट्स पे? नया जी, ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लगभग 600 का वो लेवल है, जिधर पिछले 2-3-4 महीनों में ये 3 बार जाके क्रॉस नहीं कर पाया। नीचे में 530-520 का सपोर्ट है, जो ब्रेक होगा तो भी 500 के नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए। ब्रॉडली 500 और 600 के बीच में रेंज बाउंड है। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव आईसीआईसीआई प्रू पर अभी अभी अपडेट्स आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और स्पेस जहां पर ग्रोथ जबरदस्त नजर आ रही है वो है आपके हमारे डीमेट अकाउंट खुलने की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और सितंबर के महीने में फिर से ये बढ़त दिखी है पूरी 26% की। कैसे, कितनी, कहां पर? वरुण है साथ हमारे इस वक्त सारी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। तो अनिल जी, 26% की बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि लगातार तीसरा महीना है जब 30 लाख के आसपास के जो डीमैट अकाउंट है वो अब ओपन हो रहे हैं, नया अकाउंट खुल रहा है। अनिल जी, अप्रैल का वो समय था जब थोड़ा डर आ गया था मार्केट में, और तब जो नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनिंग थी वो 16 लाख पर मंथ के आसपास पहुंच चुकी थी। वहां से ऑलमोस्ट हम दुगने हो चुके हैं फिर से। तो अब जो है, अगर आप देखेंगे सितंबर के महीने में 30.6 लाख नए जो डीमैट अकाउंट है वो खुले हैं। साल दर साल इसमें करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी है। मंथ और मंथ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि अगस्त में भी 31 लाख जुड़े थे, जुलाई में अगर आप देखेंगे तो 29.8 लाख जुड़े थे। इनफैक्ट अप्रैल में जो 16 लाख जुड़े थे, उसके बाद लगातार बढ़ोतरी जो है ये ऑलमोस्ट 5वां महीना है जब आपको लगातार जो है ऑलमोस्ट बढ़ोतरी देखने मिल रही है टोटल डीमैट अकाउंट्स में। इंटरेस्टिंग ये है कि अब हमारे जो टोटल डीमैट अकाउंट है वो करीब 13 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। जनवरी के स्टार्टिंग में, यानी कि इस साल के जनवरी के स्टार्टिंग में ये करीब 11 करोड़ थे, वहाँ से ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास की बढ़त जो है देखने मिली, यानी कि 12% के आसपास की बढ़त जो है वो डीमैट खातों में देखने मिल चुकी है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए काफ़ी सारे रीजंस होते हैं डीमैट अकाउंट नए खुलने के। 2 बड़े रीज़न है, एक तो मार्केट में तेज़ी, जनवरी से अब तक देखेंगे तो मार्केट में भी करीब 12-12.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली, यानी कि अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखेंगे तो डीमैट अकाउंट इज़ इक्वली प्रोपोर्शनेटली टू मार्केट, जिस तरह से मार्केट चल रहा है। और दूसरा, नंबर ऑफ आईपीओस, अगर यहाँ आप देखेंगे तो आईपीओस की भरमार आ रही है। सितंबर में ही 13 साल के सबसे ज़्यादा आईपीओस हमें देखने मिले थे। 14 कंपनियों के आईपीओस आए थे, जिसमें करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास जुटाए गए थे, और आपने देखे हैं किस तरह से आईपीओस को भी रिस्पांस मिला है। ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो नए डीमैट खाते हैं उसमें आपको लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 2 स्टॉक्स इसमें आपको रडार पर रखना है, एक तो बीएसई लिमिटेड, दूसरा CDSL। अनिल जी, आपने हमेशा CDSL पर राय दी है, और डीमैट खाते लगातार बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे स्पेशल 25 का ये फेवरेट स्टॉक भी रहा है, और वजह एक ही है कि जिस तरह से कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बाजार में बढ़ रहा है, डीमैट अकाउंट बार बार लगातार नहीं खुल रहे हैं, ये स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और इसी पर एक बार राय भी ली जाए सिद्धार्थ सेडानी साहब से। CDSL, सिद्धार्थ जी देखिए, जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, गजब के नंबर्स आ रहे हैं, और वापस से लोगों का इंटरेस्ट बनता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बताएं सर।
बिल्कुल अनिल जी, और ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, एकमात्र डिपॉजिटरी भारत की लिस्टेड। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि 8 करोड़ के करीब के डिमैट अकाउंट बन चुके हैं। इक्विटी मार्केट का तो जो रुझान रहता है वो तो सीडीएसएल पे दिखता ही है। अब इंश्योरेंस के डिपॉजिटरी और बहुत सारी डिपॉजिटरी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं मानता हूं कि सीडीएसएल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है अगर आपको डिपॉजिटरी स्पेस में कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना हो। लॉन्ग टर्म नजरिए से डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ बाकी है, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस बढ़ रही है। सीडीएसएल डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आपने ले रखा है पोर्टफोलियो में बने रहे। रिकमेंडेशन सीडीएसएल में निकल कर आ रही है, लेकिन और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। एमआरपीएल इनमें से एक है, डेज लो के करीब ट्रेड करता हुआ फिलहाल ये नजर आ रहा है। सुमित जी, एमआरपीएल सर इस समय कोई राय बन रही है? एक अच्छी तेजी के बाद एमआरपीएल के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आया है। एमआरपीएल भी ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, 100 के ऊपर ये गया था, 105 रुपए तक के लेवल्स के आसपास ये जाके प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि थोड़ा दबाव दिखाएगा, 90 रुपए से लेके 28 रुपए तक का वो अभी नीचे में एक बार देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्रेशर अभी थोड़ा सा और बाकी है। पेट्रोनेट एलएनजी पर एक व्यू ले लेते हैं कुणाल सर का। कुणाल, पेट्रोनेट एलएनजी प्रेशर में है ये स्टॉक, क्या राय बन रही है इसमें? अभी और करेक्शन देखना बाकी है? देखिए, कई दिनों से करेक्शन चल रहा है। नेहा, स्टॉक लगातार धीरे धीरे करके नीचे सरक रहा है और बाजार को काफ़ी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तुरंत कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। मेजर सपोर्ट चार्ट पर 220 से लेकर 218 के दरमियान है और वो लेवल सब बहुत दूर नहीं है। तो नई बिकवाली की मेरी राय नहीं है, लेकिन इन स्तरों पर कोई खरीदारी की भी राय नहीं है। तो मेरी राय में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और भी बहुत बेहतर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें स्ट्रेंथ दिख रही है बाजार के मुकाबले, वहाँ पर फोकस करें। बहुत सारे आप बता रहे हो, कौन से एक दो बताओ। अनिल जी, कई सारे हैं अनिल जी, खोज जारी है अनिल जी। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अब मिसाल के तौर पर अनिल जी कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो नए हाइस बना रहे हैं। एक स्टॉक अभी मैं और राकेश जी चर्चा कर रहे हैं, महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट नए हाइस बना रहा है। तो अनिल जी कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी जैसे ही कोई बहुत आम सहमति हम दोनों की बन जाएगी। सही से बताओ, स्टॉक के चार्ट पे चर्चा कर रहे हैं, छुट्टी मनाने पे चर्चा कर रहे हैं, महिंद्रा हॉलिडे के रिसोर्ट पे कहाँ चला जाए? ये मुझे लग तो नहीं रहा आपके कहीं ऐसे चार्ट पे चर्चा चल रही हो। कोई कॉल तो आया नहीं। आशीष जी, क्या फेस वैल्यू पे मान लिया जाए जो कुणाल जी कह रहे सही है? नहीं अनिल जी, कुणाल जी की एक बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। जो मैंने पिछले 6 महीने में पहले भी आपको बोली थी और आजकल है कि अनिल जी वो कंपल्सिव ट्रेडिंग हम बोलते थे, वो कंपल्सिव ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। और आजकल उन्होंने बहुत ही सिलेक्टिव करने लग गए हैं। और पिछले कई महीनों में, जैसे अभी कुणाल जी बोल रहे थे, एनटीपीसी, ओएनजीसी से बहुत सारे स्टॉक्स में मतलब हमारा वो जो एक पोजिशनल व्यू होता था वो मिलने लग गया और बहुत सारे स्टॉक्स में। तो अनिल जी सबसे बड़ी इस मार्केट में ना, जो मैं कई बार कहता हूँ तो लगता होगा आपको कि वो है, कुणाल जी भी चार्ट्स देखते हैं, पर उनके नाम से तो मतलब बहुत कुछ बोल भी देता हूँ और सुन भी लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ और लर्न भी कर लेता हूँ। तो अनिल जी ये कंपल्सिव ट्रेडिंग है ना, हर वक्त लगने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लगता है कि उन्होंने उसमें सीरियसली विड्रॉल किया अपने आप को या चार्ट कॉर्नर को, और उसके बाद से अनिल जी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है अनिल जी, मतलब ऑन एयर बोल रहा हूँ, आप कुणाल जी से पूछ भी लीजिए कि क्या ये कुणाल जी से क्यों पूछूं? मैं कुणाल जी से नहीं पूछूंगा, मैं तो बंसल जी से पूछूंगा। बंसल जी बताओ। नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपने सही करा मुझसे पूछ के। अनिल जी, मैं ही तो इंस्ट्रूमेंटल हूँ कुणाल जी को रोकने में। अनिल जी, मतलब कि उनको मेरे को तो क्रेडिट दिया ही नहीं अनिल जी, आशु जी ने। इसलिए मुझे लगा तो मैंने लगा इसलिए बंसल जी को क्रेडिट नहीं मिल रही है। बंसल जी, योर अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड, प्लीज चेक द बैलेंस। चलिए, ओके, बढ़ते आगे। FIIs, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली करते दिख रहे हैं और इस बिकवाली की मार कई सारे शेयरों पर पड़ती हुई दिखी भी है, क्योंकि जहां FIIs की जहां शेयर होल्डिंग ज़्यादा है वो शेयर घटे भी ज़्यादा है। तो कौन से हैं वो शेयर जहां पर मार ज़्यादा पड़ी है FIIs की बिकवाली का? आइए बता रहे हैं आपको। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप पहले भी बात कर रहे थे कि जिन स्टॉक्स में FIIs की होल्डिंग रिलेटिवली ज़्यादा है, थोड़ा उससे कॉशियस होकर रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो अभी आपको दिख रही है। पिछले जो 13 सेशंस हुए हैं, इनफैक्ट 18 सेशंस पिछले 13 दिनों में लगातार जो FIIs बिकवाली कर रही है,
उसका जो इम्पैक्ट हुआ है काफ़ी सारे स्टॉक्स पर होता हुआ दिखा है। पर सबसे पहले यहाँ पर NSE 200 जो इंडेक्स है उसमें से 40 कंपनियों में FPIs की करीबन 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी है और इसमें से जो 22 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है। तो उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा गिरावट जिन्होंने दिखाई है उसकी मैं बात करूंगा। पर जिस तरह का अभी ट्रेंड दिख रहा है FIs की जो बिकवाली है वो आगे भी कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना लगाकर चल रहे हैं काफ़ी सारे एनालिस्ट। क्रूड में ऑफ कोर्स जो कीमतें बढ़ी हैं वो एक बड़ा रीज़न है और यूएस ट्रेजरी यील्ड तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्पाइक्स हो रही है। तो 18 ट्रेडिंग सेशंस में FIs की कैश मार्केट में करीबन 26,000 करोड़ ज़्यादा की बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है और पिछले 13 दिनों से तो लगातार बिकवाली हो ही रही है और पिछले 2 महीने भी अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली प्रति महीने यहाँ पर होती हुई दिखी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस आप देखिए तो 1.7% की गिरावट वहाँ पर थी और बैंक निफ्टी में करीबन 2.5% तक की गिरावट थी। पर ऑल इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स हैं जिन पर ज़्यादा गिरावट आपको आती हुई नज़र आई है उसमें आप देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हैं सबसे पहले तो, जिसकी 29.3% FPIs की होल्डिंग है। करीबन ये इस टाइम फ्रेम में यानी कि 11 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच 20% तक गिरता हुआ नजर आया है। साथ ही इन्फो एज यहाँ पर भी 31.5% की FIs की होल्डिंग है, 6.5% का फॉल है। HDFC बैंक यहाँ पर भी 6% तक की गिरावट है, यहाँ पर भी FIs हैवी ये शेयर है। और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 26.5% की हिस्सेदारी FIs की है, ये भी 4% तक लुढ़कते हुए नजर आए हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को क्लियरली ये सारे स्टॉक्स जो हैं अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अब आगे चलकर ये देखना है कि ये लिस्ट और बढ़ती है या नहीं, या फिर FIs का अगर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है तो यहाँ पर इन स्टॉक्स में भी आपको वापस से खरीदारी हो सकता है कि लौटती हुई दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए FIs की खरीद होल्डिंग वाले शेयर जहाँ पर मार भी जबरदस्त पड़ी है। HDFC बैंक 6% गिरा है, मैक्स फाइनेंशियल 4% घटा है जहाँ 26% से ज़्यादा FIs की होल्डिंग है। तो जहाँ होल्डिंग ज़्यादा है ये कब से कब तक का पीरियड लिया है? पीरियड लिया है सर 18 ट्रेडिंग सेशंस 11 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का। कोई शुभ मुहूर्त है ये किस हिसाब से लिया है हमने? नहीं, मतलब जब से लार्जली गिरावट जो है वो आना जब से शुरू, हाँ, तो वो टाइम फ्रेम में ही लिया हमने। ठीक बात है। तो जब से गिरना शुरू हुआ तब से ये है। तो HDFC बैंक तो लगातार मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है। आशु जी कहते भी आए बार बार लगातार ये चलेगा नहीं। आशु जी नाउ इट्स क्या वो बोलना चाहिए एलिफेंट टाइप हो गया ना, मतलब मुश्किल से। एक बार सैदानी साहब से पूछता हूँ चूँकि FIs वाला मामला है। सैदानी जी बताएं सर, आपको क्या लगता है क्या स्टॉक्स के इनके वापस चलने के समय आएंगे और जल्दी आएंगे? देखिए अनिल जी, ये जो कुछ कंपनियां जो बता रहे हैं वो जैसे कि HDFC बैंक हो गया, मैक्स फाइनेंशियल हो गया, ये सब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। हो सकता है कि FI की सेलिंग अग्रेसिव हो पिछले 1 महीने में या जो भी टाइम फ्रेम गिरावट मार्केट में देखी तब से देख रहे हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये सारी कंपनी चलना चालू होगी तो बहुत जबरदस्त चल सकती है। ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक्स है और ये टू बिग टू फेल है। अगर HDFC बैंक की मैं बात करूं और RBI के जो टर्म्स है, तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे आपको निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक छोटा सा करेक्शन जरूर है, एक अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम का हम देख रहे हैं, बट ये वैसे स्टॉक नहीं है जिससे आप निकल जाए क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। ये है राय आपके लिए इन सारे शेयरों पर। आइए 3:12 का वक्त होता है आशीष से मुलाकात करने का, बैंक से बेनिफिट। बताएं आशीष, 4 स्टॉक है ना अभी बैन में? बिल्कुल सर। क्या है विचार? तो 4 में से तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, ओके। एंट्री करने के लिए 2 स्टॉक आ रहे हैं, दोनों में आज मूवमेंट भी दिखा है। MCX 111% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 95% के आंकड़े को अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया, पक्का बैन में आ जाएगा। और दूसरा नाम है L&T फाइनेंस, जहां पर अगर आप शुक्रवार को भी पोजीशंस देखें तो करीब 91% के आसपास बंद हुई थी, अब बढ़कर होगी 99%, ये भी करीब 100% के आसपास ही आ गया। तो 2 स्टॉक है आपके पास जिनकी पोजीशन 95% के ऊपर है, ये बैन में आ जाएंगे। बाकी सबका अपडेट एक बार दे देता हूँ। PNB 91% है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 90% है, मनप्पुरम ये भी राउंड फिगर 90 समझ लीजिए, और डेल्टा कॉर्प ये 87% है। तो 4 + 2 6 स्टॉक आपके पास बैन में मिलेंगे। ओके, तो 2 और आने की पक्की, मतलब MCX और L&T फाइनेंस आ ही जाएंगे, मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता। पक्का है। तो 2 स्टॉक बैन में, और कल बैन में रहने वाले शेयरों का जो परिवार है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। 2 स्टॉक्स और बैन में आने की तैयारी। वेरी नाइस, ओके, बढ़िया। अब आइए इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ करते हैं फोकस। सितंबर के महीने में जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम के
में मजबूती का ट्रेंड्स देखने को मिला। अभी अभी आपने नंबर्स देखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के भी आए हैं, लेकिन उससे पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो अपना दिखा रही है सितंबर महीने का आंकड़ा, वो काफ़ी मजबूत दिखा रही है। आइए ज़रा समझ लें वरुण से क्या है पूरी डिटेल्स। वरुण बताएं। तो अनिल जी, जो ग्रोथ हमने पहले भी देखी थी, पिछले महीने भी हमने देखी थी कि जनरल इंश्योरेंस में अच्छी ग्रोथ हो रही थी, अभी भी वो बरकरार है। और खासकर अगर आप देखेंगे तो जो निजी कंपनियां हैं वो ये जो ग्रोथ है उसको बरकरार रख रही है, वहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है। आप देखिए ICICI लोम्बार्ड हो, बजाज अलायंस हो, SBI जनरल बाकी स्टार हेल्थ हो, इन सब में अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। ICICI लोम्बार्ड में अगर आप देखें तो करीब 13% के आसपास की ग्रोथ रही है। स्टार हेल्थ में यहाँ भी करीब 15% के आसपास की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। हालांकि बजाज अलायंस लगातार अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसके लिए उसका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इसकी जो प्रीमियम ग्रोथ है वो करीब 11-11.5% रही है। और SBI जनरल इंश्योरेंस की ग्रोथ जो है वो करीब 30.5% के आसपास देखने मिली है। जहाँ तक फर्स्ट हाफ FY24 की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ बजाज अलायंस में करीब 40% के आसपास की है, ICICI लोम्बार्ड 18%, वहीं SBI लाइफ इंश्योरेंस करीब 14%, न्यू इंडिया एश्योरेंस में 8-8.25% के आसपास की ग्रोथ है। और स्टार हेल्थ में अगर आप देखेंगे तो 18% के आसपास की ग्रोथ जो है वो फर्स्ट हाफ में देखने मिली है। सबसे मेन बात तो ये है कि हर महीने हम देखते हैं कि जो निजी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस में, वो लगातार सरकारी कंपनियों से उनका जो मार्केट शेयर है उसको खाते जा रही है। अब इस बार भी देखिए बजाज अलायंस 1.4% के आसपास मार्केट शेयर में बढ़ोतरी देखने मिली है। ICICI लोम्बार्ड करीब 0.24% के आसपास की बढ़ोतरी, स्टार हेल्थ में 0.13, जबकि न्यू इंडिया एश्योरेंस लगातार ये मार्केट शेयर कम होता जा रहा है इस कंपनी का, तो यहाँ पे नजर रखिएगा 0.8% के आसपास की गिरावट देखने मिली। और SBI जनरल में अगर आप देखेंगे तो मार्केट शेयर फ्लैट रहा है। तो ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड देखने मिली है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज जो है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का बड़ा दमदार प्रदर्शन आता हुआ। सिद्धार्थ जी, सवाल आपसे, क्या है आपको पसंद? ठीक है अनिल जी, जनरल इंश्योरेंस में डेफिनेटली ICICI लोम्बार्ड में ग्रोथ देखी गई है 13% की, बट हम लोग मानते हैं कि ये स्पेस में अगर हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में कोई कंपनी को मैं चुनना चाहूंगा तो वो होगा स्टार हेल्थ, जहां पे हमारा लक्ष्य करीबन 700 रुपए के करीब है। स्टार हेल्थ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है और यहाँ पे नए प्रीमियम कलेक्शन की जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्पेस में हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ के साथ जाऊंगा, बट लाइफ इंश्योरेंस बहुत लंबे समय के लिए अगर आपको निवेश करना हो तभी करें, बट हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ स्टार परफॉर्मर हो सकता है। ये है आपके लिए स्टार हेल्थ पर खरीदारी करने का। आइए बढ़ते आगे और जय है तैयार, जैकपॉट कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। एंड जी मार्केट में वीकनेस है एंड मैंने एक फिन निफ्टी का ऑप्शन अनिल जी दिया था मॉर्निंग में और 110 पर हमने ये भी सजेस्ट किया था कि आप एवरेज आउट करें और अभी 104 चल रहा है। सो 110 पर लिया और 104 चल रहा है तो उसमें बने रहे अनिल जी। वो ऑप्शन तो मेरा ओपन रहेगा फिन निफ्टी का 19,700 का, जो 17 अक्टूबर की एक्सपायरी का है, उसमें बने रहे डेफिनेटली। आई थिंक देखिए मुझे लग रहा है कि फिन निफ्टी होल्ड आउट करेगा कहीं ना कहीं लो लेवल्स पर। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी अगर नीचे मिल जाता है कल तो डेफिनेटली ऐड करेंगे उसको, अदरवाइज एज ऑफ नाउ उसमें ही बने रहते हैं। बट एक फ्रेश रिकमेंडेशन इसीलिए जो मेरा है वो स्टॉक ऑप्शन में है एंड वो डिफेंसिव स्पेस में से है अनिल जी। मॉर्निंग में भी एक डिफेंसिव स्टॉक दिया था डॉक्टर रेड्डीज ऑफ HUL, इसका 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये अभी ट्रेड कर रहा है 29.95 से 30.25 ये रेंज में। सो 30 रुपए से लेकर 30 रुपए 50 पैसे इनफैक्ट अगर ये रेंज में भी खरीद सकते हैं इसे। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस एट स्टॉप लॉस लगाए 300 की लॉस साइज है तो 12 रुपए के आसपास का एक डाउन साइड रिस्क है, यानी 36 रुपए के आसपास हुआ नहीं। बट अपसाइड पोटेंशियल मेरा यहाँ पे है 48 मुझे लग रहा है फर्स्ट टारगेट बनेगा, 58 दूसरा टारगेट बनेगा। सो इजी टू रिमेंबर 18 का स्टॉप लॉस, 48 का फर्स्ट टारगेट, 58 का सेकंड टारगेट। HUL का आप 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। आई थिंक फार्मा FMCG इन दिस साइडवेज मार्केट थोड़ा अच्छा कर जाएंगे और HUL काफी अच्छा रिवर्स हुआ है यहाँ पे, क्लियरली डेटा में शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है। कैश का ऑप्शन में खरीदे 2520 की स्ट्राइक प्राइस वाला HUL का कॉल ऑप्शन
₹30 में लीजिए 48 और 58 के टारगेट के लिए राय जय की खरीदारी की। आइए राय सुमित जी की भी जानते हैं और उसके बाद हम 3-20 की स्ट्रेटेजी भी लेंगे। सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है सेल साइड का, उसका अभी भाव चल रहा है 247 रुपीज 10 पैसा। 247 रुपए 10 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। डेज लो पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंधन बैंक यहाँ से और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। बंधन बैंक में यहाँ पे सीएमबी में बिकवाली करे, जिन्होंने सेल का व्यू ले रखा है वो लोग अभी होल्ड करें, क्योंकि अभी इनिशियल संकेत मिल रहे हैं इसके अंदर सेलिंग के। स्टॉक यहाँ से 10 से 15 रुपए का गिरावट ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 252 253 का निकल के आ रहा है, तो 253 का स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें रखना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 238 रुपए से लेके 235 रुपए तक के लेवल बंधन बैंक में ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बंधन बैंक में बिकवाली करें, 253 का स्टॉप लॉस लगा के 238 235 के टारगेट्स लिए करे। बंधन बैंक 253 के स्टॉप लॉस के साथ 238 235 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले सर। नेहा जी, एसटीबीटी कॉल है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में एक ब्रेकडाउन आया है। 5620 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये एक 100 से 125 रुपए नीचे जा सकता है। मेरा 5500 का टारगेट है, वो भी मुझे लगता है कल के दिन नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर बेचेंगे एक 30-35 रुपए का छोटा वाला स्टॉप लॉस लेंगे 5650-55 का, और ऑन द डाउन साइड 5500 जो यहाँ से 110-120 रुपया है, आपको 1:3 1:4 का ट्रेड सेटअप मिल रहा है। टाइम फ्रेम आज और कल। ओके, चलिए परसिस्टेंट सिस्टम्स में वो राय वागले सर की तरफ से बनती हुई, लेकिन वक्त हुआ है सर की 3-20 की स्ट्रैटेजी का। बिगुल सर के लिए। सर डाउ फ्यूचर्स में ठीक ठाक रिकवरी, अब 150 पॉइंट से भी कम की ही कमजोरी रह गई है। नास्डैक फ्यूचर्स चौपी है, 15,000 के आसपास अपने आप को टिकाए हुए है। जहां तक यूरोपियन मार्केट्स का सवाल है सर, छोटी सी बिल्कुल 1/3 से आधे % से भी कम की कमजोरी है। मिला जुला सा ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है, और कच्चा तेल भी है अपने आप को होल्ड आउट कर रहा है, 87 के नीचे ही है सर। मैं कुछ करने का मन है नहीं फ्रेश है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन तो 19,400 या 19,350 का पुट लेके जाएं। शॉर्ट पोजीशन है तो आप 19,600 या 19,650 का कॉल लेकर जाए। अपने आप को हेज रखें। फ्रेश पोजीशन कल ही बनाई जाएगी, क्योंकि पता नहीं, मतलब फिर भी अगर किसी को बनानी है तो शॉर्ट साइड पे ही ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि अच्छी खबर आने के बड़े उछाल के चांस कम है। ऐसी कोई खबर तो है नहीं कि जिससे अमेरिका भले रिकवर हुआ लेकिन ऊपर बंद हो। अब न कोई ऐसा डेटा आ जाने वाला है, राइट। तो चिंता तो आज वो भी यही करेंगे। सो आई डोंट नो, मतलब खरीदने का ऐसा कोई कंपेलिंग रीज़न नहीं है। बेचने के लिए अब आपको ऐसा लगा कि ठीक है, मार्केट समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, दो देशों की प्रॉब्लम वो समझाएंगे, तब तक बीच में हम देखते हैं, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। तो न तेज़ी करने जैसा बहुत मूड है, न मंदी करने जैसा मूड है, तो इसलिए नई पोजीशन कुछ भी नहीं बनानी है। जो पोजीशन उसको हेज करके जरूर रखे, ऐसे नेकेड पोजीशन लेकर न जाएं, क्योंकि बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। और ऐसे में अगर आप कहीं उल्टी तरफ हों तो फिर लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हेजिंग होना ज़रूरी है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी के लिए भी सर यही व्यू रहेगा? सेम एवरीथिंग इज सेम। ओके, चलिए तो निफ्टी बैंक निफ्टी अपनी पोजीशन है हेज करके चलें। 19,400 की पुट आप निफ्टी पे ले सकते हैं, 19,650 की कॉल। यहाँ पर इस तरह से फोकस करके चले, कोई बड़ी पोजीशन लेने से बचें, यही रिकमेंडेशन फिलहाल सर की तरफ से। लेकिन आइए कुछ स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स की संख्या वैसे कम है, लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसमें हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के पास मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी, कोई राय बन रही है सर टाटा कंज्यूमर में? नया टाटा कंज्यूमर के अंदर थोड़ा सा डिफेंसिव बेट देखने को मिल रहा है। तेजी का मूव इसके अंदर बन रहा है। स्टॉक के अंदर सेलिंग नहीं है आज, और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 895 से 900 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करें, 865 का नीचे में सपोर्ट है, 900 रुपए तक के लेवल बाउंस के तौर पे टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। एमसीज पर प्रेशर है, बट ऑफ कोर्स आईओसी उनमें से एक, दिन के निचले स्तर के करीब अच्छी खासी करेक्शन यहां पर दिखाई दे रही है। वागले सर, आईओसी इस समय कोई राय बन रही है सर? नेहा जी, कोई क्लियर राय नहीं है। एक मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है
जो आज अगर इसके नीचे क्लोज होता है वो है लगभग 89, 88, 50, 89 का, तो हल्का सा वीकनेस तो डेफिनेटली है, बाय करने का कोई सवाल नहीं है, बट ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि वन वे क्रैक होगा और यहाँ से 8-10% की डाउन मूव आएगी, इतना बेरिश भी नहीं है। सो उस लिहाज से कोई क्लैरिटी नहीं है, हल्का सा माइल्डली बेरिश मैं कहूँगा। सिडानी सर, आरवीएनएल पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। वैसे तो स्टॉक प्रेशर में है, लेकिन कुछ बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं और साथ ही पूरा रेलवे स्पेस हाल फिलहाल में काफी बजिंग रहा है, तो आरवीएनएल और रेलवे स्पेस सर क्या राय बन रही है? देखिए, रेलवे स्पेस डेफिनेटली बजिंग है और इसमें आरवीएनएल एक अच्छा विकल्प है जहां पे गिरावट पे जरूर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट किया जा सकता है। साथ ही साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग में है वो भी एक अच्छा एक विकल्प बन सकता है। तो रेलवे स्पेस डेफिनेटली बजिंग है, पर इन दोनों ही स्टॉक में पॉजिटिविटी जरूर है, पर हमारे कोई टारगेट से रिपोर्ट नहीं है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेलवे, डिफेंस, ये ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत बड़े मेजर सेक्टर्स बन सकते हैं। तो डेफिनेटली रेलवेज यहाँ पे बजिंग जरूर है। रेलवे रहेगा बजिंग, ये राय आपके लिए आती हुई। टीटागढ़ रेल सिस्टम आज 4% नीचे। जय बता रहे हैं एक और आपको बजिंग स्टॉक्स, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी, मेट्रोपोलिस मुझे पसंद है ये लेवल्स पर। 1500 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। 51 रुपये से लेकर 52 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। 51 से 52 के रेंज में मेट्रोपोलिस का 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है अनिल जी। एट द लोअर लेवल्स काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट ये स्टॉक ने किया है। वॉल्यूम्स के साथ इसमें रिकवरी देखने मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, मेट्रोपोलिस का अक्टूबर सीरीज़ का टारगेट लगभग 1600 रुपये का होना चाहिए मिनिमम, एंड अग्रेसिवली 1650। इसीलिए एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके टारगेट्स पोजिशनल पर्सपेक्टिव लगभग इसमें आपको 75 से 90 देखने मिल सकते हैं। बड़े टारगेट्स अनिल जी दे रहा हूँ बिकॉज अक्टूबर सीरीज़ के लिए पसंद आ रहा है मुझे। इसके नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं। एंड ऑन द डाउन साइड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 39। सो 39 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर 75-90 ये बड़े टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस का कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस में 1500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। वो लगभग उन्हीं के आसपास चल रहा है। एट द मनी कॉल ऑप्शन है 52 में लीजिए और स्टॉप लॉस 39 का लगाइए। 39 का टारगेट 75 और 90 के 2 बनेंगे। ये राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है और सुमित जी की तरफ से भी उनकी राय आ रही है। वही बताएंगे बिगुल के बाद सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। जी, साइकोली रडार पे आया है। मेटल सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 86.50, 86.70, 86 रुपए 50 पैसे, 86 रुपए 70 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के अंदर यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपरी लेवल से कंटिन्यूअस पिछले 10 दिनों से दबाव दिखा रहा है और अभी भी लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से और छोटा सा दबाव देखने को मिल सकता है और ट्रेडिंग के लिए यहाँ से 4 से 5 रुपए का फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें, जिन्होंने सेल किया है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 87, 50, 88 के पास है, यानी 88 के स्टॉप लॉस से सेल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसका बनेगा 83 रुपए का, दूसरा टारगेट इसका बनेगा 81 रुपए का। 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करें 88 के स्टॉप लॉस से 83 और 81 के टारगेट्स के लिए। इसमें प्रेशर सेल को सेल करके चले 88 के स्टॉप लॉस के साथ 83 या 81 तक का लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। प्रेशर हुडको में भी इस समय नजर आ रहा है, दिन के निचले स्तर के करीब है। कुणाल सर, हुडको इस समय कोई राय सर चार्ट्स पे? देखिए नेहा, हुडको में भी हमने एक ज़बरदस्त अप मूव देखा है और उसके बाद एक करेक्शन मामूली सा आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा है। अभी भी स्टॉक बाजार को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई खास ऐसे चिंता की वजह नहीं है। ये भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जिस पर आपको निगाह रखनी चाहिए। मान लीजिए करेक्शन थोड़ा और गहरा जाए तो नीचे के लेवल्स पर खरीदारी के मौके भी तलाशने चाहिए। तो मुझे लगता है कि 84 रुपये के आसपास सपोर्ट है, वो लेवल्स आए तो हुडको में दोबारा से री एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए। साथ ही SJVN एक और स्टॉक, पीछे वैसे प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन आज हम देख रहे हैं ये भी दिन के निचले स्तर के करीब ही ट्रेड कर रहा है। सुमित जी आई गेस SJVN को क्लोजली ट्रैक करते हैं। सुमित जी कोई राय देना चाहेंगे आप? देखिए, दबाव में जब मार्केट होता है तो मोस्टली स्टॉक्स में दबाव ही देखने को मिल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें तो एक अच्छा खासा आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है।
एसजेवीएन के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है, 69.50 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एसजेवीएन के अंदर लगता है नीचे पे 65 रुपए या 62 रुपए तक के लेवल एक बार करेक्टिव मूव में देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार लॉन्ग पोजीशंस इसके अंदर अवॉइड करें। लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल एसजेवीएन में अवॉइड करने की सलाह है। एक बार क्विकली मिर्जा इंटरनेशनल पर भी नजर डाल लेते हैं। 6.5-7% का यहाँ पर प्रेशर नजर आ रहा है। बंसल सर, मिर्जा इंटरनेशनल सर 4.5-7% तक की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही, कोई राय बन रही है सर इस समय स्टॉक में? देखिए यहाँ इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। टेक्निकली देखें तो फ्राइडे के सत्र में तो ऊपर के सर्किट के अराउंड बंद हुआ था। टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक है नेहा, बट नई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास है 45 रुपीज़ 80 पैसा, 45 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस समझ लें। अगर ये लेवल्स टूटे तो निकलने की राय होगी। ओके, तो ये राय है आपके लिए। मिर्जा इंटरनेशनल पर 45 के लेवल टूटे तो मामला होगा मुश्किल। फिलहाल मुश्किल मामला तो है क्योंकि 19,500 के आसपास ही हम बंद होते हुए दिख रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आएगी 19,500 के ऊपर, और बैंक निफ्टी में भी 43,900 के आसपास की क्लोजिंग आनी चाहिए। 44,000 के नीचे एक बार फिर से बंद होने की तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी दबाव में रहे बाजार इस वक्त। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मार थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती दिखी। स्पेशली मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास करेक्शन वहाँ पर नजर आएगा। देखिए मिड कैप इंडेक्स में लेके आता हूँ आपके सामने। देखिए 1.5% मिड कैप इंडेक्स से चलता हुआ दिखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 1-2.5% की कमी आपको दिखेगी। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है बीएससी पर 1125 और लगभग 2900 कमज़ोर है। एनएससी पर 400 शेयर रहे मजबूत और 1800 शेयर रहे कमज़ोर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल आज बना है। हो इजराइल हमास अच्छा खासा फ्राइडे का अमेरिकी बाजारों की तेज़ी का जो मामला मज़ेदार था वो आज जाता रहा। चलो ठीक है, तो होता है, पार्ट ऑफ लाइफ होता रहता है, क्या करेंगे। 19,512 जैसे हम कह रहे थे कि 19,500 के ऊपर ही बंद होगा। 19,512 141 अंकों का रहा नुकसान, और बैंक निफ्टी 43,886 474 अंकों का नुकसान। 65,512, अरे वाह, यहाँ भी 512। सेंसेक्स में भी रहा 483 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आज दोनों बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के गिर रहे थे। एक 483 अंक गिरा तो एक 474 अंक। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है आप सभी से। तो कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, आशु सर और सिद्धार्थ सेनानी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।